यार मेरा बंदा ने कर दिया प्लान कर दिया इन्होंने बढ़ने करना कैसे महीना काट चुकी है कर लगा तो क्या है ये बात हमारे इनमें काम करेंगे देख लो चल चल चला मीटिंग चल रही है ज्वाइन करते हैं तो डाटा कम हो जाएगा इसके काम भी करें आईडी पासवर्ड खाने ही तैयार नहीं है किसके आगे पता नहीं किसके आगे चला तो बड़ा नहीं होगा
गाड़ी में काम करेगा नहीं काम करेगा बंदे लोग चले के साथ करते चले मैंने डाल ऊपर आ जाएगी जब तक देखोगी तब तक वो आएंगे नहीं आएंगे मीटिंग की हटी जाओ ऑनलाइन वाली सब अच्छी नहीं पूछे मैं भी तो देखनी चाहिए कोई करने नहीं मिलेगी
जिंदगी तो वैसी निकली यार यार मगर अभी तो माँ बे मैंने भी आगे दीपावली का नहीं करेंगे यार जाएंगे ऐसे जाएंगे ये माँ दीपावली का भी काम नहीं रहू दिल्ली सरकार देखमान में नाम डरो नाम डरो नहीं चलिए अयो मीटिंग चालू हो गई कोई दिख नहीं रहा कहीं से कहीं तक संतोष आदिवासी जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ अगर तुम क्या मरी थी छोटा ले आयो तू अभी तो काट लेता तो भी छोटा पड़ी रहा है। अच्छा सभी लोग जरा चुप हो जाइए और ध्यान दीजिएगा। जितने लोग स्वच्छाग्राही हैं आप देखेंगे ना कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, अपने चैट में जाइए जहाँ चैट आपको दिख रहा है ना। आज करना है फोटो तो डायरेक्ट ऑनलाइन खुल जाएगी नहीं खुलेगी नहीं जैसे जूम उससे खुलना पड़ेगा। अभी सभी लोगों को एक लिंक भेजा है मैंने। ये लिंक आप लोग सबको भरना होगा, ठीक है ना। ये प्री टेस्ट एक छोटा सा टेस्ट होता है आपका, तो वो भर दीजिएगा। और इस ग्रुप पे स्वच्छाग्राही जो हैं उनके लिए दूसरा लिंक देंगे, उस पर ज्वाइन करेंगे। Sabir, are you there? यस I can't hear you. Hello? Sabir, are you there? मेरा माइक तो ऑन है, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ बहुत दूर से आ रही है ऐसा लग रहा है। बट एनीवेज मैं तुमको बेसिकली होस्ट बना दूं क्या? हाँ चलेगा चलेगा। ठीक है ना, ये प्री टेस्ट एक छोटा सा टेस्ट होता है आपका, तो भर दीजिएगा। और इस ग्रुप पे स्वच्छाग्राही जो है उनके लिए दूसरा लिंक देंगे, साबिर करेंगे। साबिर, are you there? यस यस आई एम देयर। I can't hear you. Hello? साबिर, अब आ रही क्या आवाज? हाँ बहुत दूर से आ रही है ऐसा लग रहा है। अब आ रही है आवाज? बेसिकली होस्ट बना दूं क्या? हाँ चलेगा। तेरे ने आज खेल देना उनको। साबिर
मैंने YouTube का लिंक भी भेज दिया है तुमको, YouTube लाइव का। ओके ठीक है, वो शेयर कर लो, वो ग्रुप में, हमारे ग्रुप में है ऑलरेडी। जो वॉश नेटवर्क है उसमें है तो। अब मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आ रही है साबिर। अच्छा, तो मैं अभी एक बार अतुल को वो करके फिर मैं दोबारा से साइन इन करता हूँ, कुछ तो इशू है। तुम नहीं है यहाँ पे अभी। शाश्वत, शाश्वत, शाश्वत है। शाश्वत, कैन यू हियर मी? Sir, I can hear you. So your voice is also not clear, yeah. Sir, I believe there is a problem from the other end because mine is perfectly clear. See, now you can speak. अब बोलना जरा, मैंने सबको थोड़ा म्यूट किया है। नमस्ते सर, मैं शाश्वत नायक। आवाज आ रही है, बहुत सारा मतलब डिस्टर्बेंस आ रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि बहुत सारे साथी जो हैं वो अनम्यूट हैं सर, मुझे दिख रहा है सर। तो मैंने तुमको को होस्ट बना दिया है, तुम कर लो, या तो तुम होस्ट बना देता हूँ। होस्ट किसको बनाना है? होस्ट साबिर सर को बना दीजिए, बस मुझे को होस्ट बना दीजिए, मैं करता हूँ सर। ठीक है, अतुल नहीं है अभी। अतुल आ नहीं पाया सर। 4 people आर वेटिंग सर। कुछ मैं एडमिट भी कर रहा हूँ सर, कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। अच्छा, ये वेटिंग लिस्ट किसने ऑन कर दिया यार? आई डोंट नो। पीपल आर वेटिंग इन द वेटिंग रूम सर। हाँ ठीक है, मैंने कर दिया, काफी लोगों को एडमिट किया है। सर मैं भी कर सकता हूँ, बट पीपल आर स्टिल देयर इन वेटिंग रूम। आई कैन ऑल्सो डू दैट। शुड आई डू दैट? हाँ, यू कैन डू दैट। ओके सर। Some of the district coordinators are also in the waiting list. We need to remove that setting sir. वो होता है वहीं नीचे ही एक होता है सर। सिक्योरिटी अनेबल वेटिंग रूम, ओके। जी 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 ठीक, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड। जी सर। नागेश जी जी, घट गए सारे पीपल डायरेक्टली ज्वाइन हो गए सर। जी साबिर बोलिए। मैं सोच रहा था कि अच्छा, तो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। क्या? मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है।
जी सर। अ, हेलो। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि हमने प्लान किया था कि आज हम उन सभी स्वच्छाग्राही भाइयों के साथ जुड़ेंगे जिनकी ट्रेनिंग या किसी कारण छूट गई थी या जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो पहले हमने प्लान किया था 12:30 बजे हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से शुरू करेंगे और फिर 1 बजे ट्रेनिंग स्वच्छाग्राहियों की कर लेंगे। लेकिन अभी हम पहले स्वच्छाग्राहियों की ट्रेनिंग करके फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से मीटिंग करेंगे और ये सेशन खत्म होने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो रुक जाएंगे और स्वच्छाग्राही इस मीटिंग को छोड़ के चले जाएंगे। और इसमें अगर आपको कोई साथी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उसके लिए अभी हम यूट्यूब लिंक आपको यहाँ पर ग्रुप पे डाल रहे हैं। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अपने यहाँ के स्वच्छाग्राही हैं उनको ये लिंक भेज दें। और इसके अलावा जो हमारे स्वच्छाग्राही, अगर आपका कोई साथी छूट रहा है तो आप ये लिंक भेज सकते हैं। अभी देखिए मैंने आपको एक लिंक भेजा है, यूट्यूब लिंक। ये लाइव सेशन होगा जिसमें लोग कहीं से भी जुड़ सकते हैं और अपने सवाल वहां पे लिख सकते हैं। यही लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल रहा हूं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के, तो आप शेयर कर सकते हैं अपने लोगों से। शाश्वत, शाश्वत। जी सर, मैं सुन पा रहा हूं आपको। ओके। कुछ लोग बोल रहे हैं जिनको आवाज नहीं आ रही है, तो एक चीज ये भी कर लीजिएगा कि एक बार यूट्यूब से भी जुड़ लीजिएगा। जिनको आवाज नहीं आ रही है वहां पे भी सही चीजें आ रही होंगी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। और बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जुड़ चुके हैं प्लीज एक बार अपना चैट में अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें जिससे कि हम लोग जान जाए कि आप आ चुके हैं। कि कुछ लोग तो दिख रहे हैं, कुछ लोग अभी नहीं दिख रहे हैं।
अच्छा अच्छा, हाँ तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 500 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो हम ये काम करेंगे कि अब YouTube लिंक का इस्तेमाल करेंगे, ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। और ये सेशन लगभग जो पहला जो स्वच्छाग्रहियों का ट्रेनिंग होगा ये चलेगा लगभग 1:30 बजे तक चलेगा। और ठीक 1:30 बजे हम फिर अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के साथ मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग 15 मिनट की होगी। तो उसी हिसाब से इस पूरे सेशन का हम जो बता रहे प्लान उसी हिसाब से चलेंगे। और किसी को कोई दिक्कत आती है तो चैट में लिख सकते हैं, नहीं तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा इश्यू आता है जैसे आपके यहाँ से नहीं जुड़ पा रहे हैं या यूट्यूब लिंक में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कॉल करके मैसेज करके कर सकते हैं। लगभग चैट के हिसाब से तो लग रहा है कि ज्यादातर जिले आ चुके हैं। तो मुझे लगता है अब हम लोग शुरू करते हैं। जी सर। शाश्वत अतुल। जी सर। नमस्ते सर, नमस्ते सभी साथियों, नमस्ते सभी आदरणीय महोदय, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय अधिकारीगण। इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। सभी स्वच्छाग्रही साथियों को भी सादर नमन करते हुए इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। कोरोना वायरस के संबंध में, स्वच्छाग्रहियों को भूमिका के संबंध में ये प्रेजेंटेशन है। इसके कहां से शुरू करते हैं? शुरू से शुरुआत करते हैं। दिसंबर के महीने में चाइना में एक शहर है मध्य प्रांत में, वुहान सिटी है, जहां पे एक कुछ केसेस आए जिसमें लंग्स में आपके पानी जम गया था पेशेंट्स के। और वहां ये कुछ ऐसे अनोखी बीमारी थी जो न्यूमोनिया जैसा देखने लायक था, पर पता नहीं चला था कि ये किस कारण से हो रहा था। तो उस केस में डॉक्टर का अनुमान था कि ये सार्स जैसे जो 2003 में एक बीमारी आई थी वो उस जैसा हो सकता है। तो उन्होंने जो चाइना है वो 31 दिसंबर को फिर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस बीमारी के बारे में उन्होंने ज्ञात करवाया। और उस भारत में जो पहला केस आया 12 जनवरी को वुहान में इसका पहला मृत्यु भी हो गया। और भारत ने भी 3 जनवरी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसको अवगत कराया इस संबंध में। और जो भारत में पहला कंफर्म केस आया है वो 30 जनवरी का आया, 30 जनवरी में आया। और अब तक जो अगर आप देखें तो लगभग 42 लाख के लगभग लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं पूरे विश्व भर में। और मौत अगर मृत्यु हो चुकी है अगर हम उसको देखें तो लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 3,10,000 का जो आंकड़ा है वो टच कर चुका है। मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखें तो जो केसेस हैं वो काफी हद तक जा चुके हैं। पहले के टॉप के 5 जो जिले राज्य हैं उनके बीच में मध्य प्रदेश आता है। सबसे ज्यादा जो संक्रमित केसेस पाए गए हैं महाराष्ट्र में, और इसके अलावा गुजरात में पाए गए हैं, तमिलनाडु में पाए गए हैं, मध्य प्रदेश में भी इंदौर, भोपाल, ये सारे आंकड़ों से आप लगभग अब तक वाकिफ हो चुके हो। और ये हमारे दैनंदिन हर दिन की जीवनचर्या को ये लगभग कह सकते हैं हम हमारी व्यवस्था को चरमराई गई है इस वजह से। और हम लोग इस संबंध में इसने अवगत इसलिए भी है क्योंकि पिछले 50 से 60 दिनों तक से हम लॉकडाउन की स्थिति को पालन करते आ रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं कोरोना वायरस के लक्षण को लेके। इसमें जो देखा गया है लगभग 80% से ज्यादा लोग तो बिना लक्षण के या फिर बहुत ही लघु लक्षण से ही निकल के आ जाते हैं, जैसे कि पानी से नाक से पानी बहना, गले में खराश होना, खांसी आना, हल्का सा बुखार भी आना। और
इसके अलावा जो सीवियर कैटेगरी के जो होते हैं, जो 14% शाश्वत 1 सेकेंड, सभी लोगों का वीडियो मैं ऑफ तो कर रहा हूं, लेकिन आप अपने वीडियो खुद ऑफ कर दीजिए। अगर आप वीडियो ऑफ रखेंगे तो आपको आवाज बहुत क्लियर सुनाई देगी और पूरी जो प्रेजेंटेशन है अच्छे से चल पाएगी। तो अपना अपना वीडियो ऑफ रखें, ठीक है? शाश्वत कंटिन्यू। जी सर। 14% जो लोग, जो संक्रमित लोग हैं 14%, उसमें सीवियर केसेस भी पाए गए हैं, जैसे न्यूमोनिया या सांस लेने में बीमारी। 5% लोगों में ये क्रिटिकल देखा गया है, मतलब आईसीयू में उनको ले जाना पड़ा है, और कुछ केसेस में उनकी मौत भी हो गई है। और ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो 60 से 65 साल के ऊपर के लोग हैं उनमें ज्यादातर ये क्रिटिकल स्टेज या मौत तक लेके जा सकती है, ऐसा स्थिति बनी है। और इसमें डायबिटीज और हार्ट पेशेंट, जो मधुमेह और हार्ट पेशेंट जो हैं, उनमें ये रिस्क थोड़ा ज्यादा देखा गया है। जब वायरस किसी के शरीर में जाता है तो 2 से 14 दिन का समय लगता है उन लक्षणों को सामने उभर के आने में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके जो आम लक्षण बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसे है। ये बीमारी कैसे होता है? इस बीमारी का नाम है कोविड-19 और ये होता है कोरोना वायरस नामक एक वायरस से। ये वायरस एक फैमिली है, परिवार है वायरसों का। उसमें भी अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं। उसमें एक वायरस है SARS-CoV-2 का, SARS-CoV-2 उस बीमारी वायरस का नाम है, जिससे ये कोविड-19 आज के दिन में जो बीमारी बहुतायत में हो रही है, ये इसी वायरस के वजह से हो रही है। और अगर आपको लक्षण दिखते हैं या किसी में भी अगर आपको लक्षण दिखते हैं या किसी परिवार के व्यक्तियों को दिखती है, तो वो ये जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का नंबर है 104 181 भारत सरकार के द्वारा दी गई है, 24 घंटे काम करती हैं। इन नंबरों को वो कनेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली का जो नंबर है 011-239-78046, ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप ये सारे नंबर आपके लिए उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत आशा, एएनएम को सूचित जरूर करें। उनको भी, वो भी इस बीमारी के बारे में उनको प्रशिक्षण दी गई है और वो कार्यरत हैं। चलिए समझने चलते हैं कि संक्रमण कैसे होता है। संक्रमण जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से होती है, जिनके मुंह और नाक से संक्रमित बूंदें निकलती हैं, जिसमें लाखों करोड़ों वायरस होती हैं। और जब यही व्यक्ति खांसते या चीखते समय अपने हाथों का उपयोग करते हैं नाक को ढकने के लिए या मुंह को ढकने के लिए, या फिर वो चीजें जब सतह पे गिरती है या हाथ में जब वापस आ जाती हैं, तब वो व्यक्ति अगर किसी के साथ हाथ मिलाएं तो वो उनके हाथों में आता है। किसी और के साथ जब वो हाथ मिलाते हैं या किसी सतह को छूते हैं तो उन सतहों में चली जाती है। और पुनः जब आप उन व्यक्ति के साथ हाथ मिलाते हैं या उस सतह को छूते हैं, आपके हाथों में ये वायरस आने के चांसेस है। फिर जब आप वापस उसी हाथ को आप अपने मुंह में, नाक में, कान को छूते हो या फिर किसी दूसरे जगह को छू लेते हो वापस जाके, तो हो सकता है वहां से संक्रमण आपके शरीर में या आपके किसी गतिविधि की वजह से दूसरों के शरीर में जा सकता है। मान लीजिए आपने किसी संक्रमित व्यक्ति को साथ हाथ मिला लिया या किसी उनके वहां पे किसी सतह को छू लिया और वापस आके आप अपने घर में किसी छोटे से किसी चीज को छू लिया, बच्चे के खिलौने को छू लिया या दरवाजे को नोब को छू लिया, और छोटा बच्चा, आपके बच्चा या किसी के भी बच्चा जाके अगर छू लेता है उस खिलौने को, तो उनको हो सकता है, भले ही आपको ना हो। तो इतना ही ध्यानपूर्वक इन चीजों को देखना होता है संक्रमण के मामले में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रोकथाम के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। पहला है हाथ की स्वच्छता। हाथ की स्वच्छता जब हम कहते हैं, इसमें जो मूल नियम है 2020 का नियम, जैसे क्रिकेट में होता है 2020, वैसे ही हाथ धुलाई के इस मैच में भी, इस कोरोना वायरस के मैच में भी 2020 नियम पालन किया जाना चाहिए। मतलब दिन में 20 बार 20 सेकंड के लिए हाथ धुलाई जो है वो निश्चित चाहिए। कैसे करें और क्या करें? बार बार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। सार्वजनिक स्थानों से जब आप वापस आ रहे हैं, नाक साफ करने के बाद, खांसने छींकने के बाद विशेष रूप से आप हाथ जरूर धोएं। मान लीजिए कि साबुन और पानी नहीं है, ध्यान रखिएगा साबुन और पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए हाथ और पानी और साबुन आपके पास नहीं है, तो आप सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप बाहर जा रहे हैं, अब हर जगह पे आपके पास पानी या साबुन ना हो सकता है, उस जगह पे आप सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं, पर सैनिटाइजर 70% अल्कोहल आधारित ही होना चाहिए। इसके अलावा जब आप हाथ धो रहे हैं तो हाथ के सभी हिस्सों को अच्छी तरह से धोएं।
जब सैनिटाइजर के माध्यम से कर रहे हैं तो हाथ सूख जाए तब तक आप उसको रगड़ के साफ करते रहें। क्या नहीं करें तो बिना धुले हुए हाथ से अपने आंख, नाक और मुंह को ना छुएं। ज्यादातर जो छुई जाने वाली जो सतह हैं, जैसे कि दरवाजे का नोब हो गया, या फिर हैंडल हो गया, घंटी हो गई, या फिर रेलिंग हो गया, कुर्सी का हिस्सा हो गया, हाथ रखने वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा जिससे पकड़ के आदमी इंसान जो है चेयर को आगे पीछे करते रहते हैं, मोबाइल, किसी और के फोन को, इन सभी चीजों को आप ना छुएं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं सुमन, ये हाथ धोने का तरीका जो है आपको यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन पोस्टर के माध्यम से आपके सामने रख रहा है। ये चीज कैसे आप सैनिटाइजर के माध्यम से और साबुन के माध्यम से कैसे आप अपने हाथ धो सकते हैं। तो कुल मिला के अगर इसको हम समझने जाएं तो एक नियम हम फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी में ये है कि पहला शब्द है सुमन में आता है, अगर हम अंग्रेजी में कहें तो एस का मतलब होता है सामने हथेलियों और उंगलियों के बीच आप रगड़ लें। दूसरा होता है यू, उल्टे हथेलियों के पीछे और उंगलियों के बीच में कर लें। फिर आता है एम, मुट्ठियों को। फिर उसके बाद ए, अंगूठा। एन, नाखून। और आखिरी में कुमारी का के मतलब कलाइयां। तो ये अगर सुमन कुमारी, SUMAN, सुमन और के कुमारी, सुमन कुमारी नियम का पालन किया जाए तो आप पूरे 20 सेकंड तक हाथ धुलाई की जाए तो आपके हाथों को अच्छा आप सेफ कर सकते हैं। जब हम हाथ धुलाई की बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास पानी होना चाहिए, साबुन होना चाहिए, और एक साबुन और हाथ धोने के लिए इकाई की जरूर व्यवस्था हो, और वो इकाई हो सकता है महंगी हो या सस्ती हो। कोविड-19 का जो बीमारी का दौर चल रहा है, इसमें हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि समुदाय के पास हर जगह पे ये हाथ धुलाई की व्यवस्थाएं हों, सस्ती से सस्ती व्यवस्था, जिसके माध्यम से हम हर जगह पे हाथ धोने की इकाई को व्यवस्थित कर पाएं। तो ऐसे संबंध में यूनिसेफ की तरफ से एक पुस्तिका का विमोचन किया गया है। उस किताब में आप सस्ते से सस्ते और जो चीजें आपके पास ऑलरेडी आपके समुदाय में आपके चारों तरफ हैं, जो सामान उपलब्ध हैं, जैसे पुराने उपयोग किए गए प्लास्टिक के बॉटल्स या फिर कबाड़ के सामग्रियां, आपके लोहे के टीन्स, ये सारे चीजों को उपयोग करके कैसे सस्ते से सस्ते में आप हाथ धुलाई की इकाइयों को कर सकते हो। ऐसे एक हाथ धुलाई जिसमें आपको छूना ना पड़े, क्योंकि पब्लिक प्लेस में अगर आप छू सकते हो पानी को चालू करने के लिए, तो आपके बाद भी जो व्यक्ति आएंगे हो सकता है उनको संक्रमण हो। तो ये कुछ इकाइयां हैं जिनको आप बिना बगैर छुए आप उनको उपयोग कर सकते हो, और वो भी बहुत कम से कम लागत में। कितना कम लागत में? कुछ तो मैंने देखे हैं जो 800 रुपए के हैं, 1300 रुपए के हैं, 2500 रुपए के हैं, महंगी भी है। मतलब अगर आप परमानेंट व्यवस्था कोई बिठाना चाहते हो, जैसे स्कूल में होना चाहिए, तो वो उसके लिए महंगी व्यवस्थाएं भी हैं। तो इसका एक लिंक वहां पे दिया गया है प्रेजेंटेशन में, आप उसको क्लिक करके आप इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। छोटी सी पुस्तिका है, चित्र हैं, बहुत ही साधारण से शब्द इसमें लिखे गए हैं, और कॉस्ट के साथ कितना पैसा खर्चा होगा किस सामान के लिए, ये सारी चीजें उसमें लिखित है। आप साथियों ये कर सकते हैं, आपके ग्राम पंचायत में जहां पे भी बहुतायत में लोग जमा होते हैं, अब जब लॉकडाउन में ढील बरती जा रही है, धीरे धीरे ढील सरकार ला रही है, तो हमारा ये फर्ज बनता है, तो ग्राम पंचायत के जो कार्यालय हैं, स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ियां हैं, मार्केट एरिया है, वहां पे हम जितनी ज्यादा इन छोटे छोटे इकाइयों को, इन सस्ती इकाइयों को जितना हम बना पाए, शायद ये हमारे तरफ से देश के लिए एक बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन हो सकता है, अवदान हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा जरूरी बात है शौचालय का उपयोग। देखिए, शौचालय का उपयोग सबके द्वारा होना चाहिए, सभी टाइम पे होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जब आप शौचालय का उपयोग कर रहे हैं तो चप्पल पहनना चाहिए, जो जरूरी है। शौचालय के उपरांत सही से सफाई करना चाहिए शौचालय का, ताकि दूसरा वाला व्यक्ति जो आपके बाद आए वो जरूर इसका उपयोग कर पाए। और शौच के बाद साबुन से हाथ धुलाई कर लें। बच्चे के मल को सुरक्षित निपटान करें। आमतौर पे ये माना जाता है कि बच्चे का जो मल है उसमें कीटाणु नहीं है, क्योंकि वो बहुत
प्रकार के सामान, बहुत प्रकार के खाद्य वो खाते नहीं है, सिंपल सा खाना खाते हैं, इसीलिए कीटाणु है। ये गलत है, ये मिथ्या है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बच्चे का मल उतना ही घातक होता है जितना हमारा बड़े लोगों का, और ये बहुत जरूरी है कि इस केस में कि हम उसका सुरक्षित निपटान शौचालय में करें, और इसके लिए माताओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है। संक्रमित व्यक्ति जो है वो उपयोग करने के बाद शौचालय का जो सफाई है वो निसंक्रमण के माध्यम से होना चाहिए। निसंक्रमण क्या होता है? जैसे आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, जो बहुत आसानी से मिल जाता है, सफेद कलर की होती है, थोड़ी सी पीली कलर की होती है, वो आके आपके आपने छिड़काव कर दिया। उसके भी बनाने के तरीके थोड़े अलग होते हैं, हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं आखिरी में अगर आप लोग चाहें तो। तीसरा है श्वसन स्वच्छता। श्वसन स्वच्छता बेसिकली क्या होता है? खांसने और छींकने जैसे जो व्यवहार हैं, जो हमारे सांसों के साथ रिलेटेड हैं, हम उससे कहते हैं श्वसन स्वच्छता या श्वसन व्यवहार। और इसके ये सबसे ज्यादा जरूरी है इस कोरोना वायरस के कोविड-19 बीमारी में, क्योंकि कीटाणु यहीं से आते हैं। इस केस में आपको क्या करना चाहिए? खांसते और छींकते समय आप अपने हाथों को मोड़कर जो ऊपरी बाहर से अपने नाक और मुंह को ढक कर करें। मतलब मैं आपको अपने वीडियो ऑन करके दिखाता हूं। आपको क्या मेरी वीडियो दिख रही है सर आपको? देख पा रहे हैं सर, देख पा रहे हैं। आप सिंपली अपने नाक को बांह से कवर करके फिर खांसे छींके, तो उसमें क्या होगा? आपका जो भी कीटाणु होंगे यहाँ पे जमा होंगे, और उसके वजह से ये एक ऐसी जगह है आपके बाह में जो आप आमतौर पे छूते नहीं हो। लेकिन मान लीजिए आप अगर खांसते या छींकते यहाँ से हैं, तो इस जगह को आप बहुत आसानी से बार बार टच करते रहते हैं, तो उससे आपका संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। रुमाल या टिश्यू पेपर से खांसते या छींकते के बाद आप तुरंत अपने हाथ धो लें साबुन से। रुमाल या टिश्यू पेपर से अपने नाक और मुंह को ढकें, और टिश्यू से अपने जब नाक और मुंह को आपने पोंछ लिया या हाथ को पोंछ लिया, आप तुरंत उसको ढक्कनदार कूड़ेदान में ही डालें, बाहर इधर उधर ना फेंकें। इसके अलावा घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग आप जरूर करें। अच्छा, क्या ना करें? यह ध्यान रखिएगा कि आपके थूक में, आपके छींक में ये बीमारी हो सकती है। जैसे मैंने पहले कहा था कि 80% लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही सामान्य से लक्षण होते हैं, या फिर बिल्कुल लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन वायरस अंदर हो सकते हैं, आपकी वजह से किसी और को संक्रमण हो सकता है। इसलिए आप बिल्कुल खुले में ना थूकें। आप बार-बार आपको दिख रहा होगा कि आजकल टीवी और रेडियो में सरकार बार-बार कह रही है कि खुले में ना थूकें, इसी वजह से कह रहे हैं। उसके बाद अलावा हमेशा थूकदान या वॉश बेसिन का ही उपयोग आप करें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मास्क का उपयोग करते हैं। मास्क का उपयोग कैसे करें? मास्क का उपयोग करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से आप धो लें, या तो साबुन और पानी से, या फिर अल्कोहल, जो अल्कोहल जो 70% अल्कोहल है उसमें आप हाथ धो सकते हैं। फिर जो है, जब आप मास्क को पकड़ें, तो मास्क को आप दोनों साइड से पकड़ेंगे, आप उसके जो फीता है वहां से पकड़ेंगे। आप मास्क को बीच से बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। आमतौर पे हम लोग मास्क बीच से पकड़ लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। उससे हमारे हाथों में अगर कोई वायरस हो, वो मास्क पे आ सकता है। इसके अलावा फिर जब हम बहुत समय तक उसको उपयोग में ले रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें गीलापन आ जाए, गर्मियों का दिन है, या फिर नमी आ जाए, तो उस केस में हम क्या करें? उस केस में सिंगल यूज जो मास्क है, जो एक ही बार उपयोग किया जा सकता है, उसको पुनः उपयोग हम लोग ना करें। और मास्क जो है उतारने के बाद हम लोग उसको ढक्कनदार कचड़ेदानी में डाल दें, और मास्क को डालने के बाद, निकालने के बाद भी पुनः हाथ को हम साबुन और पानी से या अल्कोहल आधारित मिश्रण से हम लोग धो लें। ये सिंगल यूज मास्क के बारे में है। हम इसके अलावा जरूर बात करेंगे कि जिनको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, कॉटन का जो मास्क है, हम उसके बारे में बात करेंगे, पर हम आखिरी में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लोगों से दूरी बनाना, सोशल डिस्टेंसिंग। आजकल आपने बहुत बार-बार एक शब्द सुना होगा इन 3-4 महीने 5 महीनों में, जब से कोरोना का समय आया है, सोशल डिस्टेंसिंग। जी सर।
एक सेकंड का पॉज है। जी सर। जिन लोगों को भी सवाल पूछना है अपने सवाल को याद रखें और उसको हम लोग बिल्कुल एक सेकंड। जिन लोगों का भी सवाल है उसको सवाल अभी कहीं लिख कर रखें या याद रखें। अंत में हम सवालों का एक सत्र चलाएंगे, है ना, तो आपका ध्यान भटक रहा होगा, आप टाइपिंग में लगे होंगे, तो बेहतर है कि हम सवाल का सत्र लास्ट में चलाएंगे। ओके सर, कंटिन्यू। जी तो साथियों, जो भी सवाल आपके जहन में आ रहा है आप उनको लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या आखिरी के लिए रख सकते हैं, तब आपके साथ इस संबंध में बात की जाएगी। चलिए, ये जो शब्द सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार सुन रहे हैं, आपस से हम लोगों को आपस से दूरी बना के रखना है, ये सरकार कहती है, ये सारे बड़े संस्थाएं जैसे यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन कहती हैं, और आपके सारे साथियों भी आजकल कर रहे हैं, सारे विभाग कह रहे हैं। क्या है ये? शासन के निर्देशानुसार भी आपको लॉकडाउन का पालन करके घर पर ही रहना है, पहला नंबर। दूसरा, बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता ना पड़े तो घर से ना निकलें, और निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर निकलें। मास्क कंपलसरी बना दिया गया है, और मास्क कुछ भी हो सकता है। जब मास्क की बात चल रही है तो मास्क का मतलब वो महंगे वाले मास्क नहीं है, इसमें आपका सिंपल सा टॉवेल हो सकता है, आप उसको 3 लेयर बना लें और अपने मुंह को ढांक लें बस। उससे बाहर का कुछ आपके अंदर नहीं आ सकता, आपके अंदर का बाहर नहीं जा सकता, बस। और जब किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ जब आप बातचीत कर रहे हैं या उनके पास हैं, खड़े हैं, नहीं हैं, कम से कम 1 से 1.5 मीटर 2 मीटर की दूरी आपको बना के ही रखना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 मीटर। उसके अलावा क्या ना करें, किसी भी सामूहिक कार्यक्रम में बिल्कुल ना जाएं, चौपाल बैठक वगैरह का आयोजन बिल्कुल ना करें, बाजार पार्टियों जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पे बिल्कुल ना जाएं, सार्वजनिक यात्रा, शादी, महल, रंग मंच कुछ भी अटेंड अभी ना करें, जितना पॉसिबल है आप अवॉइड करें। ये सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर आता है। ये कुछ फोटो है आपके सामने, देखिए कितना बढ़िया। हमारे मध्य प्रदेश आप ही के जैसे कुछ साथियों से ये फोटोज आए हैं जहां पे उन्होंने इसको प्रयोग किया है। राशन कलेक्ट करते समय, राशन ग्रहण करते समय दुकान के सामने देखिए गोलाई बना के करा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। हर गोलाई एक दूसरे से 2 मीटर 1.5 मीटर की दूरी पे है। अलीराजपुर में देखिए ये आप पानी कलेक्ट करते हुए क्या फोटो है, महिलाएं पानी कलेक्ट कर रही हैं और गोलाई के बीच में पेयजल स्वच्छता। पानी कलेक्ट करते समय क्या किया जाना चाहिए हमारे द्वारा या जो भी कलेक्ट कर रहे हैं उनके द्वारा? पानी भरते जब हम भरने जा रहे हैं, पहले तो घर से अपना अलग से साबुन एक लेके चले, टिकिया छोटी सी लेके चले, और पानी जो है हम सुरक्षित स्रोत से ही कलेक्ट करें। जहां पे टेस्टिंग वगैरह हो गया होगा, समुदाय के माध्यम से बीच बीच में होता रहता है, उन्हीं से पानी ले तो बेहतर है। पानी भरने से पूर्व अच्छी तरह से अपने हाथों को कोहनी तक धो लें। सिर्फ हाथों को कलाई तक धो लें उतना काफी नहीं है, जब भर रहे हैं तो पूरा कोहनी तक धो लेते हैं। फिर उसके बाद पानी भरने के बाद बर्तन को भी अच्छी तरह से नियमित साफ करेंगे। हैंडपंप से पानी लेते हैं तो हैंडपंप का मुख जहां से पानी आता है और हैंडल को डिटर्जेंट और पानी से, मैं कुल मिला के बात यह है कि हैंडपंप को, उसके हैंडल को जहां पे आप छूते हो, और प्लस पानी जहां से निकलता है आपके मटके में पानी जाता है, वो वाले जगह को आप साबुन से या डिटर्जेंट से एक बार अच्छी तरह से धो जरूर लें। इसके अलावा जो चबूतरा है वहां उसके बगल में एक सोखता खड्डा समुदाय के माध्यम से बना लें लोगों को, या फिर आप खुद भी बना सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा, इसमें कुछ पैसा तो लगता नहीं है, आप चाहो तो बिना पैसे के भी आप सोखता खड्डा बना सकते हो। लेकिन अच्छा अगर बनाना है तो उसमें 200-250 रुपए तक खर्चा हो सकता है। वो लोगों को आपके आसपास के समुदाय से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जमा करके आप इसको बना सकते हो सकता है ये भी समुदाय के प्रति आपका, देश के प्रति आपका एक अवदान हो सकता है। पानी वापस जब आप घर लेके जा रहे हैं तो न किसी से भी हाथ ना मिलाएं, किसी भी वस्तु को ना छुएं, और किसी को भी आपके बर्तन को छूने का अनुमति बिल्कुल ना दें। और पानी के बर्तन में आप स्वयं भी उंगली ना डुबाएं। ये बहुत ही बहुतायत में देखा जाता है कि हम हाथ में मटके में उंगली डाल ही देते हैं। को थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन हमें हमेशा कोशिश ये करना चाहिए और लोगों को समझाइश इस बात की देनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए उंगली अंदर नहीं डालना है। उसके बाद पीने के पानी को, पात्र को, जो जगह है उसको हमेशा थोड़ा ऊंचाई में रखें और ढक कर रखें, और डंडी वाले लोटे से ही पानी को निकालें, और पानी पीने से पहले गिलास या लोटे को अच्छी तरह से धो लें। अच्छा, इसके अलावा जो है नियमित रूप से हैंडपंप के जो मुख है और हैंडल है उसको, जो सरकारी प्रावधान के अनुसार जो बताया गया है कि 1% वाले सोडियम हाइपोक्लोराइड मिश्रण है
उससे उसको विसंक्रमित किया जाए। वो क्या है, आप अगर चाहें तो हम आखिरी में चर्चा सत्र में डिस्कशन कर सकते हैं। अधिक जोखिम वाले समूह। सावरी सर, मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं तो कंटिन्यूसली चल रहा हूं, जहां पे मेरा वाला पार्ट खत्म हो जाए आप मुझे बोल दीजिएगा सर। अधिक जोखिम वाले समूह, अधिक जोखिम वाले समूह में बुजुर्ग आते हैं, ऐसे व्यक्ति विशेष आते हैं जिनको पहले से कुछ बीमारी हो सकती है, मधुमेह, डायबिटीज जिसे कहते हैं हम, हार्ट की बीमारी, गर्भवती महिला हो सकते हैं। देखिए गर्भवती महिला इसलिए क्योंकि अभी तक पूरी तरह से ये पता नहीं चला है कि गर्भवती महिलाओं को कोई स्पेशल रिस्क है या नहीं, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। कोविड-19 बीमारी ऐसी है जिसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है आज के डेट पे, इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। क्या करना चाहिए हमें, हमें पोषण का जो स्तर है हमारे शरीर में, समुदाय के हर व्यक्ति विशेष में, इसको हमें मेंटेन करके रखना है। रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत बनी रहे, इसके लिए अच्छा खाना, अच्छा पोषण हमेशा रहे। इसके अलावा है जोखिम तथा तीव्रता संक्रमण, जो जोखिम, रोग प्रतिरोध जो शक्ति है वो संक्रमण कितना होगा या नहीं ये तय करती हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा पोषण की जरूरत है। इसके अलावा हमें पूरी 8 घंटे की अच्छी नींद होनी चाहिए और हमें थोड़ा खुश भी रहना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन का स्थिति है। सचेतना, जो सचेतना वाला पिक्चर आप देख सकते हैं, उसका मतलब ये है कि आप हमेशा थोड़ा खुश रहने की कोशिश करें, आपके घर वालों को खुश रखने की कोशिश करें, घर वाले खुश रहें। अगर कोई तनाव में है तो बात करें कि वो क्यों तनाव में है। और व्यायाम का मतलब जैसा यहाँ पे तो आपके सामने दिख रहा है, कोई जरूरी नहीं कि लोहा हो, जिम हो तो ही आपको करना है। व्यायाम का मतलब है आप अपने घर में ही या घर के बाहर ही, बिल्कुल आंगन पे ही आप हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हैं, पर निरंतर करें तो हर दिन 15 मिनट करें काफी रहता है। और आहार तो संतुलित ही लें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कौन व्यक्ति संदिग्ध या संभावित संक्रमित हो सकते हैं? ऐसे व्यक्ति जिन्हें सांस की बीमारी या फेफड़ों से जुड़ी हुई कोई सी बीमारी के लक्षण जैसे खांसी, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश या दर्द या तेज बुखार हो, ये व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं, संदिग्ध हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जो हाल ही के दिनों में, कुछ ही महीनों में बाहर से, देश के बाहर से या किसी शहरी इलाकों से या किसी अन्य जगह से आए हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनको सांस की गंभीर बीमारी हो और पिछले 14 दिनों में 2 से 3 हफ्तों में कोरोना वायरस के किसी संक्रमित किसी व्यक्ति के संस्पर्श में आए हों। और इसके अलावा जो है ऐसे व्यक्ति जिनका प्रयोगशाला में अभी जांच, जिनका टेस्टिंग अभी अधूरी है, जिनका जांच अभी अधूरी है, ऐसे व्यक्ति वो संदिग्ध हो सकते हैं, पर जिनका टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं आया है। ओनली टेस्टिंग के लिए वो जिनका रिपोर्ट गया है, आया नहीं है, आने के बाद तो पुष्टि हो जाएगी आपकी। चलिए, इसके अलावा हम देखते हैं रेस्पॉन्स या अनुक्रिया नियंत्रण उपाय। स्वच्छाग्रही साथी जब गांव में अपने समुदाय में कार्य कर रहे हैं तो उन्हें किस प्रकार से काम किया जाना चाहिए? पहले तो आप अपने समुदाय के जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आप उनके साथ जरूर विचार विमर्श करें। गांव के प्रधान, धर्मगुरु, अध्यापक, ये सारे प्रभावशाली व्यक्ति जो हैं, आप उनके साथ जरूर बात करें और आपके प्लानिंग में उनको शामिल करें। आपके इस प्रशिक्षण में क्या बताया गया और आपको क्या किस प्रकार के निर्देश प्राप्त हुए हैं उस बारे में भी चर्चा करें, ताकि वो आपको सलाह दे पाए कि कैसे किया जाना चाहिए। स्थिति और पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल, जो आदेश है, अधिसूचनाएं हैं, जिनकी कॉपी आपको मिलने वाली, जिसके बारे में आज चर्चा करने वाले आपके साथ साबिर सर या अतुल साहब चर्चा करने वाले हैं और दूसरे माननीय व्यक्ति चर्चा करने वाले हैं, वो सभी के बारे में भी आपको उनके साथ चर्चा करना चाहिए। और मुख्य संदेश जो आज आपको मिल रहे हैं, वो सारे मुख्य संदेश जो हैं आपको उनको दिए जाने चाहिए। इसके अलावा जो समुदाय में दूसरे नेटवर्क भी रहते हैं, मान लीजिए जैसे कि स्वयं सहायता समूह या दूसरे किसी भी प्रकार के नेटवर्क, जैसे युवाओं का नेटवर्क रहता है, इन सभी को भूमिका, वो कैसे आपको सहयोग करें, इन भूमिकाओं के बारे में भी बात किया जाना जरूरी है। अधिक जोखिम वाले जो समूह हैं, उनके बारे में आपको अलग से रणनीति बनानी जरूरी है। जैसे कि आपके गांव में, आपके समुदाय में अधिक जोखिम वाले लोगों की सूची बनाइए। कौन वयस्क व्यक्ति हैं, कौन पहले से बीमारी जैसे कि मधुमेह या हार्ट के बीमारी जैसे चीजों से वो पहले से ही परेशान हैं,
ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिनको स्पेशल केयर की जरूरत पड़ सकती है। उच्च जोखिम वाले जो व्यक्ति हैं, जो उच्च व्यक्ति जोखिम वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ हाथों से मिलाते समय उनको ऐसे बुजुर्ग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, फेफड़ों की बीमारी या गुर्दे की बीमारी वाले लोगों को ध्यान रखें। उन बच्चों की देखभाल करें जिनके माता पिता अलग थलग क्वारंटीन रखे गए हों। ऐसे बच्चों का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। सूची पहले आप जरूर बना लें और उनके शिक्षा संबंधी क्या सुविधाएं हम प्रदान कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें चर्चा करना पड़ेगा। इसके अलावा सहयोग के लिए जो समुदाय नेटवर्क गठित किए गए हैं उनके साथ समन्वय स्थापन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि स्वयं सहायता समूह हैं, युवा समूह हैं। आपातकालीन योजना के लिए अगर आपने कोई व्यवस्था करी है या आप करना चाहोगे, इसके बाद अलग थलग हो गए जो परिवार हैं उनके वहां तक खाना या राशन उनके घर तक पहुंच जाए। कई सारे साथियां जो हैं हर घर में कई जगह पे मास्क का वितरण कर रहे हैं, वो मैंने देखा है। ये भी बहुत बढ़िया अवदान है, वो सहयोग है। मिड डे मील जैसी सेवाएं आप प्रदान कर सकते हैं, दवाइयां उनके पास तक पहुंच जाएं हर घर में, ये व्यवस्थाएं आप कर सकते हो। नेटवर्क के लिए आप आशा, एएनएम, एम्बुलेंस, पंचायत प्रतिनिधि, अन्य मेडिकल सहायताओं का संपर्क जो है आप उन लोगों का नंबर अपने पास रख लें, इन सभी का, एम्बुलेंस का, मेडिकल का, एएनएम जो है, आशा जो है, इनका। और ये नंबर जो है परिवारों में भी साझा करें आप, ना सिर्फ अपने पास रखें, सभी के साथ जब भी जा रहे हैं उनके साथ साझा कर दें। कैसे? उनको बोल दें, वो पेन पेपर में लिख लेंगे, या फिर हो सकता है कि आप ही एक पेन पेपर में लिख लें और उसका पर्ची बना के हर घर में उस पर्चियों का वितरण कर दें। बच्चों में आघात या हिंसा के मुद्दों को समाधान के लिए बाल संरक्षण समितियों के विवरण भी साझा करें। परिवारों को आपातकालीन संपर्क सूची बनाने में मदद करें। ये यहाँ तक मैं आपके साथ जुड़ पा रहा था, और मैं आगे के लिए आपके अति प्रिय अतुल त्रिवेदी सर को मैं निवेदन करूंगा, हमारे साथी, कि आप स्वयं आए और अगले वाले प्रेजेंटेशन से आप हमें मदद करें इस प्रशिक्षण को लेने के लिए। अतुल त्रिवेदी सर, क्या आप मौजूद हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप आपका स्क्रीन शेयर हटा लीजिए, मैं अपना स्क्रीन सभी के साथ शेयर कर लेता हूं। जी, शाश्वत जी, क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख पा रही है? बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। इसको खाली फुल स्क्रीन कर लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत जी। जैसा शाश्वत जी ने बताया कि किस प्रकार कोविड-19 बीमारी ने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में लिया है और उससे हमारा ग्रामीण जनमानस किस प्रकार से प्रभावित हुआ है। शाश्वत जी ने जैसा बताया कि किस प्रकार हमें रिस्पॉन्स अनुक्रिया के माध्यम से, स्वच्छाग्रहियों के माध्यम से ग्राम में एक वातावरण तैयार करना है कि किस प्रकार हम इस कोविड-19 बीमारी से लड़ पाएं। बात कर रहे थे हम होम क्वारंटाइन की, या कोविड-19 संक्रमण होने की संभावना वाले व्यक्ति को जब हम घर में अलग थलग रखने की बात करते हैं तो उनको क्या क्या सुरक्षित व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। उनकी स्वास्थ्य की जो जांच है नियमित रूप से जांचों की बात करना चाहिए, और साबुन और पानी से अपने हाथों को नियमित अंतराल पर जब भी जरूरी आप समझें हम अपने हाथों को धुलने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर स्वास्थ्य जो हमारे कार्यकर्ता हैं, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं, आशा, एएनएम को हमें सूचित करने की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण, हमें अपने घर पर इस समय ना मेहमानों को बुलाना है और ना किसी के घर पर मेहमान बन के जाना है। जैसा शाश्वत जी ने बताया, हमें मास्क का उपयोग, शासन के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, जब भी हम घर से बाहर निकलें या जब हम किसी व्यक्ति को होम क्वारंटाइन करते हैं उस समय भी हमें मास्क का उपयोग करना है। छोटे बच्चों को मास्क से नहीं खेलने देना है, और सामाजिक दूरी का जो नियम जैसा बताया गया था आपको उसका पालन करना है। जिस व्यक्ति को होम क्वारंटाइन या अलग थलग किया गया है उसके लिए अच्छे अलग हवादार कमरे की व्यवस्था करें। अगर उपलब्ध है तो अलग स्नानागार व शौचालय का उपयोग करें, और उपलब्ध नहीं है तो हर उपयोग के बाद उसे हमें अच्छे से साफ करने की आवश्यकता है। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण, घर के सामान जैसे कि खाना, ग्लास, कप, खाने के बर्तन, इस प्रकार की सामग्री को जो उस व्यक्ति को होम क्वारंटाइन किया गया है अलग सामग्री रखें, उसको अलग से धुलें और नियमित रूप पर उसको साफ करें, और अन्य किसी के साथ उसको हमें साझा नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें यहाँ यह समझने की बात कि कोविड-19 एक नई बीमारी है और इसके द्वारा सामाजिक बहिष्कार, दोष, कलंक
और नासमझी जैसी बात भी गांव में हो रही है। आप देखेंगे और पाएंगे कि गांव में कई प्रकार की आप जगह आपको देखने को मिलेगा कि लोग इसमें बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार जैसी बात करने लगते हैं, जबकि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। उम्र, रंग, जाति के भेद पर यह कोई भेदभाव नहीं है, किसी में भी हो सकती है। हमें लोगों को यहाँ समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये चीजें गांव में बढ़ जाएंगी तो लोग अपनी समस्याएं छुपाएंगे और समस्या छुपाने से यह समस्या बढ़ेगी। हमें बीमारी से नफरत करनी है, बीमार से नफरत नहीं करनी है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि कई प्रकार की झूठी तथ्य, झूठी जानकारियां इस समय हमारे परिवेश में है, तो इनको हमें यहाँ रोकने की आवश्यकता है। आपने सुना होगा कि विटामिन सी के भरपूर सेवन से कोरोना संक्रमण को ठीक करने में मदद मिलती है। यह एक प्रकार का झूठ है, जबकि अगर इसकी सच्चाई देखें तो हम पाते हैं कि विटामिन सी के नियमित सेवन से हमारे रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, लेकिन इसके अत्यधिक सेवन की हमें सलाह नहीं दी जाती है। इसी प्रकार वायरस कुछ घंटों तक जीवित रहता है सॉरी, जबकि यह बताया गया है कि वायरस अलग अलग सतह पर, अलग अलग तापमान पर और वातावरण की आर्द्रता पर कुछ घंटे से लेकर कई दिनों तक बना रहता है। पालतू जानवर से भी अभी इस प्रकार के कोई सबूत नहीं है कि पालतू जानवर से कोविड-19 का संक्रमण फैल सकता है। इसी प्रकार आपको बिना असुविधा के अगर आप 10 सेकंड तक सांस रोक सकते हैं, ये भी साबित नहीं करता है कि आप संक्रमित हैं या नहीं। ये कई प्रकार के ऐसे तथ्य हैं जिनको हमें सच्चाई जानने की जरूरत है और इसी सच्चाई को हमें ग्रामीणों को बताने की आवश्यकता है। एक तथ्य ऐसा कहता है, कथन ऐसा कहता है कि गर्मी आने पर कोरोना वायरस मर जाएगा। यह कथन भी गलत है, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि कोविड-19 कई ऐसी जगहों पर फैल रहा है जहां इस समय गर्मी है। तो हम कह सकते हैं कि गर्मी आने पर कोरोना वायरस मर जाएगा, इस प्रकार का कथन गलत कथन है। हमें अगर कोविड-19 से बचना है तो अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी के माध्यम से साफ करना है, खांसने या छींकने पर अपने नाक और मुंह को ढकना है। गर्म पानी का भी ऐसे ही कहना है, गर्म पानी से नहाने पर भी वायरस मर जाएगा, ऐसा कथन है, गलत कथन है, और गर्म पानी से नहाने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निमोनिया के टीके की अगर हम बात करें तो निमोनिया का टीका हमारी निमोनिया से रक्षा करता है, इसका प्रभाव नोवेल कोरोना वायरस पर कोई इसका प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार अगर हम बात करें एल्कोहल या कीटाणुनाशक शरीर पर अगर हम छिड़क लेंगे तो हमें संक्रमण से सुरक्षा मिलेगी, इस प्रकार का जो कथन है, जबकि सच्चाई यह है कि एल्कोहल या कीटाणुनाशक आपके कपड़े या शरीर पर छिड़कने से या एल्कोहल का सेवन करने से हमें संक्रमण से सुरक्षा नहीं मिलती है। हमें संक्रमण से सुरक्षा के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना है। नमक, पानी और सलाइन हमारे सामान्य जुकाम के मामलों में मदद करता है और यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि हमारे नोवेल कोरोना वायरस से हमारी सुरक्षा देने में प्रभावी है। मीट और मुर्गा की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह कहा जाए कि कोरोना वायरस मीट या मुर्गे से फैलता है, लेकिन हमें लोगों को सलाह देनी है कि अच्छे से पकाकर ही मीट और मुर्गे को हमें खाना चाहिए। कोरोना वायरस के बारे में एक तथ्य यह भी है कि यह संक्रमित व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक हो सकता है और वह संक्रामक नहीं रहता है। 80%, जैसा आपको पहले बताया गया, 80% लोग बिना किसी विशेष उपचार के इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं। यह नई बीमारी है और इस पर अभी रिसर्च चल रही है। कच्चा लहसुन या तिल एक अच्छा खाद्य पदार्थ है, इससे हमारी कोरोना वायरस में कोई रक्षा नहीं होती है, लेकिन हमारे शरीर में इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ऊर्जा हमको मिलती है। हल्दी और गर्म पानी पीने से कोरोना वायरस बीमारी सही हो जाती है? नहीं, हल्दी और गर्म पानी पीने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, लेकिन इसका ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो ये कह पाए कि हल्दी और गर्म पानी पीने से कोरोना बीमारी सही हो जाती है। शरीर से बाहर आने पर वायरस आसानी से मर जाता है। हम इस वायरस के बारे में अभी इतना नहीं जानते हैं। यह, जैसा आपको पहले बताया गया था, अलग अलग सतह पर, अलग अलग तापमान और आर्द्रता के आधार पर कई घंटों से कई दिन तक जीवित रह सकता है। कोरोना मच्छर काटने से होता है, ऐसा कथन है, जबकि एक कथन गलत है। मच्छर काटने से कोरोना वायरस संक्रमण नहीं फैलता है, मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। इस प्रकार की कई भ्रांतियां इस समय हमारे ग्रामीण परिवेश में हैं और इनको हमें दूर करने की आवश्यकता है। हमें समुदाय को जागरूक करने की आवश्यकता है कि यह मात्र एक संक्रमण है जिसमें 80% लोग तुरंत ही सही हो जाते हैं एवं अन्य 10% लोग 15 से 30 दिनों में सही हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, यह संक्रमण किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। हमें किसी भी एक वर्ग को चिन्हांकित नहीं करना है। यह किसी भी उम्र, रंग, जाति, धर्म के लोगों को हो सकता है। किसी भी प्रकार की गलत खबर को हमें साझा नहीं करना है और बिना जांचे किसी खबर को लोगों को नहीं बताना है। अधिक से अधिक शासकीय वेबसाइटों का उपयोग करने की सलाह देनी है। झूठी और अप्रमाणित खबरों को ना हमें फैलाना है और अगर दूसरे ऐसा कर रहे हैं तो उनको ऐसा भी करने से हमें मना करना है।
समुदाय से बात करते समय ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना है जिससे लोगों की भावनाएं आहत ना हो और लोगों में भय का वातावरण ना बने। बहुत महत्वपूर्ण है, हमें यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम अपना स्वच्छाग्रही के रूप में जब हम काम करेंगे तब हमें क्या क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता है। सब प्रथम हमें क्या आवश्यकता रखने की, क्या ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम घर से बाहर निकलें तब हमें ध्यान देना है कि हम जब भी घर से बाहर निकलें हमें फुल आस्तीन की शर्ट या जैकेट पहनने की आवश्यकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम कम से कम उपयोग करें। महिलाएं अगर घर से बाहर जा रही हैं तो जूड़ा बांध लें, ईयर रिंग, अंगूठी या ब्रेसलेट जैसे आभूषण ना पहने या कम से कम पहने। और जब सब हम तैयार हो जाएं तो आखिरी में हमें मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है। यह बात हुई हमारी कि जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं। और जब हम स्वच्छाग्रही के रूप में या ग्रामीण जब अपने काम के बाद, जरूरी काम के बाद घर में अंदर आते हैं तब उन्हें क्या क्या चीजें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें घर में आने से पहले किसी भी चीज को छूना नहीं है, पहले सैनिटाइज करना है। घर में घुसने से पहले बैग, पर्स, चाबी, मोबाइल एक बॉक्स में डाल लें, उन्हें अच्छी तरीके से साफ करें, सैनिटाइज करें। जूते चप्पलों को बाहर उतारें, अपने हाथों को साबुन से धो लें। अगर हम कोई सामान लेकर आए हैं तो उसे भी हमें सही से साफ करने की, ब्लीचिंग पाउडर या सैनिटाइजर से साफ करने की आवश्यकता है। ये बात हुई कि जब हम घर में अंदर आ रहे हैं तब अगर हम घर में रिस्क वाले व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं तब हमें क्या क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता है। उस समय हमें शारीरिक दूरी का जो हमारा नियम है उसका पालन करने की आवश्यकता है। रिस्क वाले व्यक्ति, जैसे हमने आपको बताया, बीमार, बुजुर्ग और व्यक्तियों के लिए अलग उनके कपड़े होने चाहिए, उनको नियमित धुलना चाहिए। यथासंभव उनके लिए अलग वॉशरूम या स्नानागार का उपयोग होना चाहिए। अगर वह नहीं है तो हर एक उपयोग के बाद स्नानागार या शौचालय को साफ करने की आवश्यकता है। जिस कमरे में रिस्क वाले व्यक्ति को रखा जा रहा है उसमें पर्याप्त हवा हो, वेंटिलेशन की सही व्यवस्था हो और जो वस्तुओं के ज्यादा संपर्क में हम प्रतिदिन आ रहे हैं उन्हें हमें बार बार साफ करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार इस समय आप देखेंगे कि बच्चों के हित में हमारी भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खेल के मैदानों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उन तक किस प्रकार से सही जानकारी प्रदान करनी है यह हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखें यह भी हमें लोगों को, परिवारों को बताने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा पाते हैं कि कोई परिवार में जिसमें बच्चे या परिवार संकट या मुसीबत में है तो हमें उनका चिन्हांकन कर स्थानीय प्रशासन को बताने की आवश्यकता है। बच्चों को काउंसलिंग में सहायता उपलब्ध कराने के लिए परिवार को जानकारी देने की आवश्यकता है। साथ साथ बच्चों से संबंधित जो चाइल्ड हेल्पलाइन या राज्य या राष्ट्रीय स्तर की जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी हमें बच्चों और परिवारों के साथ साझा करने की आवश्यकता है। ये पोस्टर में आप देखेंगे कि बच्चों के साथ किस प्रकार संरक्षण करना है और किस प्रकार उनका सकारात्मक व्यवहार उनके साथ अपनाना है। ये सारे पोस्टर और सारी जानकारियां भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसको कि आपके ब्लॉग समन्वयक के माध्यम से आपको हम पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार हमने बच्चों की बात की, इस समय इसी प्रकार महिलाओं के हित में भी हमारी भूमिका बढ़ जाती है। परिवार व बच्चों को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में हमें सही जानकारी देनी है। महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो आप पाएंगे कि इस समय सारे परिवार घर में रह रहे हैं, तो महिलाओं पर जो काम का बोझ है वो बढ़ गया है। तो हमें महिलाओं के घरेलू काम में भी सहयोग करने की आवश्यकता है। खासकर गर्भवती महिलाओं के ऊपर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। घरेलू हिंसा को पूर्ण रूप से रोके जाने का प्रचार प्रसार करना चाहिए और महिलाओं की सहायता के लिए जो महिलाएं हेल्पलाइन नंबर है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर है, वो भी हमें महिलाओं के साथ साझा करने की आवश्यकता है। ये बात हुई कोविड-19 की कि कोविड-19 क्या है और उसके रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, किस प्रकार ये संक्रमण फैल सकता है, इसके बारे में हमने बात की। स्वच्छाग्रही के रूप में भी हमारी जो भूमिका है निश्चित रूप से बहुत विस्तृत है और हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है। जब हम स्वच्छाग्रही की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो हमें यहाँ यह भी देखने की आवश्यकता है कि इस समय हमारे गांव में जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई थे वो लौट कर आ रहे हैं। इस समय हमें उनके आश्रय स्थल की व्यवस्था, खाद्य वितरण व्यवस्था, आश्रय स्थल में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता की व्यवस्था, ऐसी सारी व्यवस्थाओं के में ग्राम पंचायत का सहयोग करने की आवश्यकता है। साथ साथ स्वास्थ्य अमले के साथ सहयोग कर उनके स्वास्थ्य जांच की भी हमें व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है। ग्राम पंचायतें इस समय मास्क वितरण कर रही हैं, उसमें भी हमें उनका सहयोग करने की आवश्यकता है। और जो काम हम करने जा रहे हैं उसके साथ, जैसा आपको बताया कि ग्राम पंचायत के साथ आपकी योजना पर बात करने की आवश्यकता है। गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ आपको बैठकर जो आप काम करने जा रहे हैं उस पर बात करने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत में माइकिंग एवं साप्ताहिक गृह भेंट के माध्यम से आपको कोविड-19 का प्रचार प्रसार करना है। माइकिंग से तात्पर्य यहाँ यह है
कि ग्राम पंचायत में अगर माइक की व्यवस्था है, उपलब्ध है, तो आप उसके सहयोग से माइक के माध्यम से आपका संदेश दे सकते हैं, और माइक नहीं है तब आप ऐसी स्थिति में खुले स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर आपकी बुलंद आवाज में आप लोगों को संदेश साझा कर सकते हैं। जब हम माइकिंग के संदेश की बात करते हैं तो यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि माइकिंग के लिए हमने एक राज्य स्तर से मार्गदर्शिका आप सभी को भेज रहे हैं। उस मार्गदर्शिका में जो चीजें आपको संदेश दिए गए हैं वही संदेश आपको लोगों के साथ साझा करने हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। लोगों को लॉकडाउन के जो नियम है उनका भी पालन करने के लिए आप सलाह दे सकते हैं। आपको बताया गया है कि क्या संचार करना है। जो स्वच्छता व्यवहार है जिसके बारे में आपको पहले ही बताया गया, हाथों की स्वच्छता, उचित समय पर हर एक किसी ऐसी वस्तु को छूने के बाद हमें अपने हाथों को साबुन और पानी के माध्यम से धुलने की आवश्यकता है। साबुन और पानी नहीं है तो 70% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर के माध्यम से हमें अपने हाथों को अच्छे से साफ करने की आवश्यकता है। श्वसन स्वच्छता की आपके साथ बात हुई। खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट आती हैं उनसे संक्रमण फैलता है। जब भी हम खांसें या छींकें, रूमाल का उपयोग करें, अपनी कोहनी के ऊपर वाले हिस्से पर अपने नाक और मुंह को ढकें, मास्क का उपयोग करें, थूकने के लिए थूकदान का उपयोग करें, यहां वहां ना थूकें। सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है, 2 गज की दूरी का जो नियम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बताया गया उसका पालन करें। मास्क उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको बताया गया है कि मास्क कई प्रकार के हैं। सर्जिकल मास्क है, N95 मास्क है, कपड़े का मास्क है। अगर ये नहीं है तब भी आप घर में उपलब्ध गमछे या टॉवेल के माध्यम से भी आप मास्क के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। होम क्वारंटाइन के दौरान आपको क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं ये भी आपके साथ साझा की गई हैं। बीमारी के लक्षण एवं निगरानी के बारे में भी आपको बताया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति में बीमारी के लक्षण दिखें आपको उसको सलाह देनी है कि नजदीकी अस्पताल में स्वास्थ्य केंद्र पर उसको संपर्क करने की सलाह देनी है। आपको बताया गया है कि मोबाइल पर भी केवल शासकीय अधिकारी द्वारा या आपके ब्लॉक समन्वयक द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है वही वीडियो शेयर करना है। उचित स्थान पर मास्क एवं हाथ धुलाई के चरणों का भी आप लोगों को साफ बता सकते हैं। अगर ऐसी जगह जहां खुले स्थान पर आप लोगों को किस प्रकार मास्क पहनना है, किस प्रकार हाथ धुलने हैं, ये भी आप लोगों को बता सकते हैं। जब भी आप अपने संदेश देने के लिए गांव में जाएं, सैनिटाइजर अपने साथ लेके जाएं। आप लोगों को उसके माध्यम से सैनिटाइजर लेके जाएं, साबुन लेके जाएं, उसके माध्यम से आप लोगों को हाथ धुलाई के चरण के बारे में बता सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें इस काम को करने के लिए स्वयं मास्क लगाकर जाएं, स्वयं सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। जहां तक हो सके किसी भी परिवार में या ग्रामीण जन से खाने पीने चीज की कोई वस्तु शेयर ना करें, और अधिक जरूरत पड़े तो अपना पानी अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं। मुख्य संदेश देने के लिए आप पॉकेट बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वह पॉकेट बुक आपको किसी और के साथ भी साझा नहीं करनी है, सिर्फ खुद को देखनी है। संचार कैसे करना है? आप और हम पिछले कई सालों से स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत लोगों को जागरूक करते आए हैं, लोगों का व्यवहार परिवर्तन करते आए हैं। हमें यहाँ यह समझने की जरूरत है कि हमें हमें संचार के समय विनम्र रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कोविड-19 से कोई भी संक्रमित हो सकता है। भेदभाव नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, अशिष्ट भाषा का भी उपयोग नहीं करना है। संचार का नियम है कि जो आपने लोगों को बताया है, जो इस उद्देश्य से आप आए हैं, वो लोगों को बताएं कि शासन किस प्रकार से सहयोग कर रही है, और जो सहायता नागरिकों को प्रदान कर रही है उसके बारे में भी आपको लोगों को बताने की आवश्यकता है। ध्यान रखें कि संदिग्ध और संक्रमित मामले वाले व्यक्ति परिवारों में भय या तनाव हो सकता है। उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुने, उनके प्रश्नों को सुने, उनकी चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुनकर यथासंभव जो आपके पास जवाब है, जो जानकारी है, आपको वो जानकारी उन तक देने की आवश्यकता है। आपको पहले बताया गया है कि जब भी आप लोगों से मिलते हैं उनके छूने और निकट में जाने से बचना है। कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी या 2 गज का जो नियम है, जो शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी का जो नियम है, वह हमें पालन करना है। यदि जगह और स्थिति है तो परिवार के सदस्यों के साथ खुली जगह में बैठकर बात करनी है। हमें घर के अंदर, परिवार के अंदर जाकर लोगों को नहीं समझाना है। जो हमने लोगों को बता दिया है वह जानने की जरूरत है कि वो समझ गए हैं क्या, दोहराना है हमारी बातों को, उनसे कहें कि दोहराएं, उनके प्रश्नों को लें। यदि कोई प्रश्न या उत्तर है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है तो हमें समुदाय को बताने की जरूरत है कि ये नई बीमारी है और इसकी जानकारी अभी आपको नहीं है। संकोच मत कीजिए, हिचकिचाइए मत, उनको बताइए कि इसकी जानकारी आपके पास नहीं है। आप ये जानकारी आपके ब्लॉक समन्वयक से लेके आपको देंगे, या उनको सलाह दीजिए कि जो राज्य की या राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर है उन पर उन लोगों को संपर्क करने की भी आप सलाह दे सकते हैं। ये कई प्रकार का मटेरियल आपको दिया जा रहा है, ये सॉफ्ट कॉपी में आपको हम देंगे।
जिसके माध्यम से आपको लोगों को जागरूक करना है। पहले में आप देखेंगे बच्चे, वायु और कोरोना, ये एक प्रकार की कॉमिक बुक है जिसको आप बच्चों के परिवारों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से बच्चे सीखते हैं कि किस प्रकार वायु एक हीरो है जो कोरोना से लड़ता है और विजय प्राप्त करता है। इसी प्रकार फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं के लिए भी एक बुकलेट है, 5 की शक्ति, कोविड-19 के ऊपर एक पॉकेट बुक है, वह भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। साथ साथ जैसा आपको पहले बताया गया कि सिर्फ शासकीय वेबसाइट का ही आपको उपयोग करना है। लोगों के साथ जब भी आप जानकारी दें, उनको बताएं। मध्य प्रदेश शासन की जो हेल्थ विभाग की वेबसाइट है, भारत सरकार की जो परिवार कल्याण विभाग की वेबसाइट है, WHO की वेबसाइट है, यूनिसेफ की जो वेबसाइट है, सिर्फ शासकीय वेबसाइटों का ही हमें उपयोग, लोगों को सही जानकारी के लिए उपयोग करने की सलाह देनी है। साथ साथ जितनी सारी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उस जानकारी को भी एक लिंक के माध्यम से आपके ब्लॉक समन्वयक तक हम पहुंचा रहे हैं। उस लिंक के माध्यम से भी ये सारी जानकारी आपके ब्लॉक समन्वयक आप तक पहुंचाएंगे। कई सारे स्पष्ट दिशा निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं जो कोविड-19 के दौरान दिए गए हैं। घर से बाहर निकलते समय में मास्क का उपयोग करने की बात हो, कम्युनिकेशन प्लान हो, वित्त आयोग से संबंधित जो जानकारी हो, ग्राम में के आश्रय स्थल की व्यवस्था के लिए जो फंडिंग की बात हो, कई प्रकार की जानकारी आपके साथ शासन स्तर से जो आदेश निकले हैं वो भी साझा किए जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं कि जब हम स्वच्छाग्रहियों का प्रशिक्षण प्रारंभ कर रहे थे तो नरसिंहपुर जिले में के प्रशिक्षण में हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा उस जूम BC मीटिंग को ज्वाइन किया गया था और हमारे स्वच्छाग्रहियों को उस समय उनके द्वारा संबोधित किया गया था। कई सारी जानकारियां उनने कोविड-19 के दौरान जो काम हम स्वच्छाग्रही के रूप में करेंगे वो उसके लिए बताई गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने एक जानकारी जो दी और उसके बाद राज्य स्तर से वो आदेश के रूप में भी सभी जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यपालिक महोदय को दे दी गई है कि स्वच्छाग्रहियों को मनरेगा में कार्य करने के में मैट के रूप में भी संलग्न किया जा सकता है। यहाँ आपको अर्धकुशल मजदूर के रूप में जो मजदूरी है, मैट के रूप में जब आप जुड़ेंगे तब आपको वो मिलती है। हमें यहाँ यह भी समझने की जरूरत है कि मनरेगा में आखिर काम कैसे स्टार्ट होता है। जब गांव के लोग, ग्रामीण श्रमिक काम की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, रोजगार की मांग करते हैं ग्राम पंचायत से, तब ग्राम पंचायत काम चालू करती है और जब काम चालू करती है तब काम पर मैट के रूप में स्वच्छाग्रही को संलग्न किया जा सकता है। तो अब आप यहाँ आपको यह भी समझना है कि गांव के लोगों में रोजगार पैदा करने के लिए, रोजगार की मांग करने के लिए भी आपको उनको जागरूक करना है। बहुत सारे स्वच्छाग्रही भाइयों की हमारी रिक्वेस्ट हुआ करती थी, डिमांड हुआ करती थी कि हमें आने जाने के लिए पास की व्यवस्था हो। तो हमने हमारे जिला समन्वयक और ब्लॉक समन्वयक साथियों के माध्यम से सुनिश्चित कर रहे हैं कि सारे स्वच्छाग्रहियों को सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पास या ID कार्ड की व्यवस्था आपको की जा रही है। साथ साथ मास्क एवं किट से तात्पर्य यह है कि जिसमें मास्क एवं सैनिटाइजर है, वह भी हमारे सभी स्वच्छाग्रही भाइयों को ग्राम पंचायत के माध्यम से या जैसा जिले की व्यवस्था है उसके माध्यम से उनको काम करने से पहले ये सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही है। साथ साथ ग्राम स्वच्छता तो स्वास्थ्य संदर्भ समिति है, उसमें स्वच्छाग्रही को जोड़ा जा रहा है। रैपिड रिहेबिलिटेशन टीम जो है, RRT टीम है गांव में, उसमें भी स्वच्छाग्रही को सदस्य के रूप में जोड़ा जा रहा है। साथ साथ जो भजन मंडली है उनको भी प्रचार प्रसार में जोड़ा जा रहा है और इस सारे काम करने के लिए फंडिंग की भी व्यवस्था राज्य स्तर से की जा रही है। ये श्रमिक भाई जब हमारे मनरेगा योजना में काम करेंगे उस समय आपको मनरेगा की साइट पर क्या क्या देखना है उसके बारे में बताया गया है कि आप लोगों को मास्क पहनने पर, गमछा के रूप में पहनने पर लोगों को जागरूक करना है। आपको देखना है कि सभी श्रमिक भाई मास्क का या गमछा का उपयोग करें। उनको हाथ धुलने के जो चरण है उनके बारे में आपको बताना है। शुद्ध पेयजल की आपको व्यवस्था वहां पर करनी है। तो मैट के रूप में आपको जो काम करने हैं उसके बारे में ये गाइडलाइन दी गई है। कई सारे और आदेश आपको इस कोविड-19 पर काम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से, राज्य स्तर से दिए गए हैं। ये मध्य प्रदेश की सफलता की कुछ कहानियां हैं जो आप और आप ही के भाई स्वच्छाग्रहियों ने काम किया है उसको कई अच्छे प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया है, बताया गया है। मैं यहाँ अनुरोध करूंगा हमारे राज्य सलाहकार साबिर इकबाल सर से कि वो यहाँ से हम सभी का मार्गदर्शन करें। साबिर इकबाल सर।
शाश्वत जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि क्या वो कंफर्म करें कि साबिर इकबाल सर हैं या मेरी आवाज अगर साबिर इकबाल सर तक पहुंच रही है। मैं अभी ठीक है, ठीक है। हेलो, हाँ तो हाँ सर, सुन पा रहे हैं। मैं चाहूंगा सर कि अगर आपका समय अलाउ करता है तो हमें यहाँ से सफलता की कहानी के बारे में स्क्रीन शेयरिंग तुम अपनी रखो, मैं कंटिन्यू करता हूं। श्योर सर, ओवर टू यू। पहले तो सभी साथियों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतनी देर तक, हम लोग 500 नंबर पे एकदम डटे हुए हैं कि इस वक्त हमारे साथ 500 लोग जुड़े हुए हैं जूम पर और 700 करीब उधर जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर। मैं अब आगे बढ़ता हूं कि सफलता की कहानियों को लेकर के खास तौर से तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये जरूरी क्यों है, या हम एक ऐसा चीज को हम कहीं कहीं अपने कामों में अक्सर छोड़ देते हैं जो कि बहुत जरूरी है, जैसे सफलता की कहानी। हम इतना काम करते हैं लेकिन उसका कोई प्रमाण जो होता है ना, कि सिर्फ लेटर या पत्र प्रमाण नहीं होता है, लोगों तक पहुंचाने के लिए लोग उसको पढ़ें, लोग उसको समझें, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास सफलता की कुछ कहानियां होनी चाहिए। और वो जो आप नवाचार या जो भी आप काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड में रखना बहुत जरूरी होता है। वो हमारे लिए भी जरूरी होता है और अन्य जिले जो आपके अगल बगल के जिले उनके लिए भी होता है। जैसे हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और बगल वाला जिला ही कुछ और अच्छा कर रहा है, तो अगर हम दोनों एक दूसरे के अपनी कहानियां शेयर करते हैं या साझा करते हैं तो दोनों ही कुछ नवाचार कर सकते हैं। या कभी कभी कुछ ऐसी कठिनाइयां कैसे हम उस कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जो हम दूसरे जिले उसको कैसे सामना कर रहे हैं ये समझ पाते हैं। और कहीं ना कहीं सफलता की कहानियां होती तो एक दूसरे को प्रेरणा भी देती हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद भी करती है। तो यहाँ पे कुछ मध्य प्रदेश की कुछ कहानियों के झलकियां हैं जो दिखा रही है कि हम क्या क्या नवाचार कर रहे हैं या क्या क्या विशेष हमारे राज्य या जिले में हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो एक जहाँ वॉल पेंटिंग हो रही है जहाँ पे एक आदमी ने दीवार पे कुछ लेखन किया हुआ है, और वही एक आदमी है जो मास्क बना रहा है, वही एक आदमी अखबार में आता है मास्क बनाने के लिए और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए हम लोगों तक मास्क पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि समुदाय में लोग अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरीके से कैसे जुड़े हैं। वही एक पेंटर है जो सोशल डिस्टेंसिंग का सर्किल भी बनाया हुआ, सामाजिक दूरी रखते हुए, और दीवार पर उसने कोरोना को लेकर लिखा है कोई रोड पर ना निकले। मतलब एक आग्रह है, एक संदेश है, लोगों को समझाइश है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट, और वही देखेंगे इसी तरीके जैसे नवाचार कुछ और जिलों में हुए, जैसे नीमच है, छतरपुर है, छिंदवाड़ा है, डिंडोरी है। ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे आपका जिला भी होगा, लेकिन ऐसे बहुत से ऐसे जिले हैं जो लगातार नवाचार कर रहे हैं और वो अखबारों में भी अपने आप को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे क्योंकि लॉकडाउन के समय में ज्यादातर लोग खास तौर से सड़कों पे तो कोई नहीं निकल रहा है या बहुत कम समय के लिए निकलते हैं, तो ऐसे में अखबारों में अगर आपकी चीजें आती है तो वो लोगों तक पहुंच जाती है कि आपके शहर में क्या चल रहा है। तो ये करने वाले के लिए और खास तौर से जहाँ पे हो रहा है और अगल बगल के जिले के दोनों के लिए प्रेरणादायक हो जाता है कि अच्छा देखिए तो एक युवक है जो खुद ही आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे युवा वर्ग प्रेरित होता है, ऐसे मार्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जिसमें एक पुरुष और एक महिला आगे बढ़ के हिस्सा ले रही है तो और लोगों को प्रेरित करता है। तो इस तरह की चीजें हमारे आसपास होती रहनी चाहिए और उसका दस्तावेजीकरण चाहे वो अखबार के माध्यम से हो और जो भी अखबार में समय समय पे कवरेज किया गया वो हमारे रिकॉर्ड में भी हो। तो इसके लिए जरूरी कि हम एक दस्तावेज करें और एक सफलता की कहानियां लोगों को तक पहुंचाएं। नेक्स्ट, इन्हीं सफलता कहानियों में दो ऐसी चीजें हम आपके सामने ला रहे हैं जो कि पूरे प्रदेश में काफी फेमस हुई हैं, काफी चर्चा में रही हैं और ये लोगों इसको देखा देखी बहुत से लोगों ने इसको अपनाया भी है। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं जिसमें एक बहुत ही झाबुआ की है जिससे बहुत ही सरल उपाय से कैसे आप हैंड वॉशिंग यूनिट बना सकते हैं टीपी टैप के माध्यम से, जिससे कि कोई भी हैंड वॉश कर सकता है और बिना किसी चीज को छुए। मतलब कि होता क्या है कि हम इन्फेक्शन की बात जब करते हैं, इन्फेक्शन फैलता है, कैसे फैलता है, खासतौर से जब साबुन से हाथ धुलने की बात आती है तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हर कोई आके धुलता है। तो ऐसे में बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा जो हैंड वॉशिंग यूनिट है वो इन्फेक्टेड ना हो, या अगर जो भी छूता है जो भी उससे संपर्क में आता है तो वो कम से कम
उसका हाथ से छुए और बिना हाथ से छुए उसका काम हो जाए। जैसे कि आप देखेंगे तो टीपी टैप में एक बोतल लटका हुआ है, रस्सी से बना हुआ है, नीचे पैर में एक डंडी रहती है, जिसे पैर से आप दबाएंगे तो पानी, और इसीलिए दूसरी बोतल में साबुन है तो गिरेगा। तो आपको साबुन लेने के लिए नहीं छूना है और ना पानी से हाथ धुलने के लिए कुछ छूना है। इसी तरह से टंकी में देखेंगे जो फौजी भाई हैं वो पैर से संचालित कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट लेग। लेफ्ट लेग से अगर वो प्रेस करते हैं नीचे पैडल को तो ऊपर साबुन निकलेगा जिससे आप हाथ धुल सकते हैं, और राइट हैंड से साबुन लगाने के बाद हाथ को कैसे धुलना है और उसका पालन कैसे करना है वो कर सकते हैं। तो ये दो तरीके के ऐसे नवाचार हैं जो बिल्कुल अलग है, जो इससे पहले हमारे जिले में आसपास कभी ऐसा देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है क्योंकि ये वक्त की एक तरीके से डिमांड है। तो इसी तरीके से हमें अपने यहाँ भी ये सब चीजें करनी है, लेकिन इसको करने के बाद हमें लोगों तक कैसे पहुंचाना है इसको हमें ध्यान देना है कि खास तौर से एक इकाई जिसमें आप सेल्फी ले सकते हैं कि ये इकाई है, इसकी सेल्फी कैसे ले लें हम। दूसरा हमें ये देखना है कि अगर उसी इकाई का जब लोग उपयोग कर रहे हैं तो उसकी एक फोटो या वीडियो हम बना सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि हम फोटो और वीडियो दोनों के माध्यम से अपना डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, और ये छोटा वीडियो बनाकर या फोटो खींचकर हम राज्य स्तर से साझा कर सकते हैं, जिले से साझा कर सकते हैं, जिससे कि राज्य स्तर दस्तावेज और जिले स्तर के दस्तावेजों में हम इसका इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट, आप सभी लोग को धन्यवाद। आशा है कि हम जितनी ट्रेनिंग हमने अभी तक ली है उस ट्रेनिंग हम पूरी तरीके से पालन करेंगे और लोगों तक अपने किए कार्य को लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को इसका लाभ भी देंगे। और इसी संबंध में हमारे एसीएस सर ने भी स्वच्छाग्रहियों को लेकर पिछली मीटिंग में बोला था कि कैसे हम स्वच्छाग्रही की भूमिका क्या देखते हैं, स्वच्छाग्रही हमारे कैसे काम आएंगे और स्वच्छाग्रही की भूमिका क्या होगी इस कार्य करने के लिए, उनको क्या क्या सहायता राज्य स्तर से दी जा सकती है, क्या क्या सहयोग प्रदान किए जा सकते हैं। तो इन सब बातों को लेकर एक वीडियो है जो मैं अभी आपसे साझा करता हूं, और उसके बाद फिर हम लोग इस मीटिंग से जुड़े सवालों पे आएंगे, और सवालों के बाद फिर हम आपस में फिर जो भी आपकी क्वेरी होंगी उसको हम जवाब देंगे, और अगर ये सब पूरा हो जाता है फिर हम सत्र को एंड करेंगे। अतुल, सर स्क्रीन शेयर करना है क्या? हाँ, ये वीडियो चल नहीं रहा मेरा यार। मैं कर रहा हूँ सर। स्टार्ट करूँ क्या सर? हाँ हाँ, एक मिनट सर, मैं ये करता हूँ, साउंड को जो है उसको थोड़ा, मेरा स्क्रीन शेयर पॉज कर दिया गया है सर। चलो हो गया शाश्वत, मैं कर रहा हूँ। इस बात के लिए धन्यवाद दे दूं कि उन्होंने ये, मैं स्क्रीन से स्टॉप बंद कर रहा हूँ। हेलो सर। हाँ, आगे शाश्वत। लॉकडाउन के दौरान या जो जिले खुला हुई थी वो भी हैंड हाइजीन की समस्या if you want I can play the video. Okay, Shashwat, you can play. Yes,
शाश्वत जी साउंड का इशू है। सॉरी, साउंड का इशू है। साउंड क्लियर नहीं आ रही है सर। अब आ रही है क्या सर? नहीं, एक काम करो शाश्वत, तो हम ब्रीफ में बता देते हैं, है ना? जी, राइट। तो हमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। इस वीडियो में एसएस सर ने बोला है कि जो हमारे स्वच्छाग्रही भाई लोग हैं, इनकी भूमिका बहुत अहम होगी इस पूरे स्वच्छता अभियान में, और खास तौर से कोविड-19 को लेकर। और इसमें हम इस तरीके से देखते हैं कि अभी फिलहाल जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो 1 महीने का जो ऑर्डर है उस पर हम काम करेंगे, और आप लोग हमारे लिए एक तरीके से स्वच्छ भारत मिशन के लिए आप लोग खुद संचार सामग्री के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब कि आपसे बड़ा कोई संचार करने वाला नहीं है, आप ही एडवोकेट है हमारे इस काम के लिए। तो आपकी भूमिका अपने आप में एक बहुत अहम है। दूसरा ये है कि जो लोग हम हमारे साथ जुड़े हैं, उनको आगे भी जुड़े रखने के लिए हम अपने जिले में जो मनरेगा के थ्रू मेट का कार्य वो भी आपको दिया जाएगा। तो जहां पे भी मेट का कार्य, जहां पे भी मनरेगा में कार्य चल रहा है, वहां पे मेट का कार्य आपको दिया जाएगा। और ये मूल बातें थी जो इस वीडियो में बताई गई थी। तो अब जो है इससे जुड़े अगर आपके कोई सवाल है ओवरऑल पूरे से, मतलब कि ये तो मैंने क्लियर कर दिया। अब अगर ये सवाल अगर ये आता है कि मैं कब जुड़ पाऊंगा मेट की नजर हैसियत से, तो उसके लिए ये है कि अगर आपके जिले में काम शुरू हो गया है तभी हो पाएगा। और ज्यादातर जिले में अभी काम शुरू हो गया, जैसे हम देख रहे हैं अभी तक 6000 लोग लगभग एज अ मेट के रूप में स्वच्छाग्रही जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो अब एक काम करते हैं, हम सवाल जवाब पे आते हैं। हम 10 से 15 सवाल लेते हैं आप लोगों के, और उसका जो जवाब होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अगर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित होगा तो वो देंगे, और हमसे संबंधित होगा तो हम देंगे। ठीक है शाश्वत, क्वेश्चन राउंड के लिए तरफ आगे बढ़ते हैं। साथियों, तो ये सवाल जवाब का सत्र है। जैसे कि आपको साबिर सर ने पहले ही कहा था, इस सत्र के दौरान आप चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। आपका जो भी सवाल है, जो भी कंस्ट्रक्टिव सवाल है इस विषय के मुद्दे के ऊपर और काम करने के दौरान आपको आने वाली चुनौतियों के बारे में, उन सवालों को आप चैट बॉक्स में अभी डाल सकते हैं या फिर यूट्यूब लिंक में डाल सकते हैं। कृपया अपना परिचय वगैरह इस समय पे ना दें। एक सवाल जो नीलेश मालविया जी की तरफ से आया है कि उन्होंने पहले भी 25 अप्रैल को प्रशिक्षण अटेंड किया था, उनका आईडी कार्ड इश्यू होना था, अभी तक आईडी कार्ड उनके वहां पे इश्यू नहीं हो पाया। तो नीलेश मालविया जी, मैं आपको निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जिनके भी आ रहे हैं कि हमने पहले अटेंड किया है और आईडी कार्ड नहीं बनी है, साथ में जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हमको पता चले कि हमें बात किससे करना है। तो सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। एक सवाल जो दतिया से आया है कि ये कोरोना वायरस के समय में जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और जागरूकता फैलानी है, तो उस समय में कैसे प्रभावी ढंग से जागरूकता या माइकिंग की जा सके, ये एक सवाल आया है। दतिया के एक स्वच्छाग्रही साथी हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है सर। हेलो साबिर सर या अतुल सर, क्या आप लोग सवाल को सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? शाश्वत जी, चाहूंगा कि एक बार रिपीट कर दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। दतिया से हमारे एक स्वच्छाग्रही साथी का सवाल है, जब हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना है और गांव में लोगों को इकट्ठा नहीं करना है, उस समय में हम माइकिंग के माध्यम से जो हमारी गतिविधि है उसके माध्यम से प्रभावी तौर पर कैसे हम जागरूकता प्रचार प्रसार कर पाएंगे? ठीक है, पहली बात, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो हमें यह समझनी है कि इस समय जो हमें काम दिया गया है, इस समय हमें जो काम की बात की गई राज्य स्तर से, पहला काम किया गया है माइकिंग की बात करनी है। ये हमें सप्ताह में 1 दिन करना है। माइकिंग में उद्देश्य यह है कि आपके पास अगर ग्राम पंचायत के सहयोग से आपके पास माइक की व्यवस्था हो जाए तो आप अपनी माइक का उपयोग कर सकते हैं। धार्मिक स्थान पर जो माइक हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं।
अगर वह भी नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जहां 10 से 20 लोग इकट्ठे हुए हैं या जितने भी मतलब लोग हैं, लेकिन वो सामाजिक दूरी का नियम किए हुए हैं, इकट्ठे हैं सार्वजनिक स्थान पर, आप आपकी बुलंद आवाज में भी वो संदेश दे सकते हैं। यह निर्भर करता है आपके संदेश देने की क्षमता पर और क्वालिटी पर, क्योंकि होता यह है, यहाँ हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि संदेश निश्चित रूप से आपको राज्य से दिए जा रहे हैं, आप किस प्रकार उसको डिलीवर करते हैं। निश्चित रूप से प्रभावी संदेश की मार्गदर्शिका आपको दी गई है, आप उसको पढ़कर उचित रूप से प्रभावी संदेश आप दे सकते हैं। धन्यवाद अतुल सर। इन दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें स्वच्छाग्रही साथी, एक और स्वच्छाग्रही साथी जो हैं, उनकी तरफ से पूछा गया है कि साबुन से जो हाथ धोना वो क्यों जरूरी है? साबुन से ही क्यों राख या मिट्टी या किसी भी अन्य चीज से क्यों नहीं? ठीक है, जैसा कि आपको पता है, साबुन से जब हम हाथ धुलते हैं तो हमारे हाथों में जो कीटाणु या विषाणु लगे रहते हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। राख से या बिना साबुन के अगर हम हाथ धुलते हैं तो हमारे हाथों में जो वायरस या जो जीवाणु या जो कीटाणु लगे रहते हैं वो नहीं साफ होते हैं। इसी वजह से साबुन और साफ पानी से हाथ धुलने की सलाह दी जाती है। लेकिन यहाँ ये भी सलाह दी जाती है कि अगर आपके पास ऐसी स्थिति में कि आप साबुन और पानी की उपलब्धता नहीं है, ऐसी जगह पर आप 70% अल्कोहल आधारित जो सैनिटाइजर होता है उसको पर्याप्त मात्रा में लेकर अपने हाथों पर जब तक मलना है कि जब तक वो पूर्ण रूप से सूख न जाए। कहने का अर्थ यह है कि साबुन और पानी से ही सारे कीटाणु मरते हैं, इस वजह से हमें साबुन और पानी का उपयोग करना है। धन्यवाद अतुल साहब, बहुत ही संक्षिप्त में इस सवाल का जवाब दिए हैं। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। काफी सारे स्वच्छाग्रहियों की तरफ से हमें बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है कि स्वच्छता किट प्रदाय की जानी है स्वच्छाग्रहियों को फील्ड पे काम करने के लिए, और आईडी कार्ड जो एक बनना चाहिए, उसके संदर्भ में थोड़ा विस्तृत तौर पर आप जो भी निर्देश राज्य कार्यालय से दिए गए हैं उसके संबंध में आप अगर थोड़ा डिटेल में बता पाएं। जी बिल्कुल। सभी स्वच्छाग्रही भाइयों को मैं यहाँ बहुत स्पष्ट तौर पर एक चीज बताना चाहूंगा, जैसा मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया कि नरसिंहपुर जिले का जब प्रशिक्षण था उस समय हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि हर एक स्वच्छाग्रही को जिसको हम इस काम में कोविड-19 के दौरान जोड़ रहे हैं, उन्हें आईडी कार्ड या पास दिया जाना है। और इस काम के लिए राज्य स्तर से जिला समन्वयक और ब्लॉक समन्वयक को व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी गई है कि वह सभी स्वच्छाग्रहियों को आईडी कार्ड की व्यवस्था करें। आपकी मीटिंग के बाद हम सारे जिला समन्वयक और ब्लॉक समन्वयक के साथ बैठक करने वाले हैं, और कई जिलों में हमें मिल चुका है कि आपके आईडी कार्ड अभी तक आपको नहीं मिले हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके जिले को फिर से निर्देशित करने वाले हैं कि आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके आईडी कार्ड आप तक पहुंच जाएं। दूसरी बात की आपने सुरक्षा किट की, यहाँ हमें यह समझने की जरूरत है कि सुरक्षा किट का तात्पर्य है मास्क और सैनिटाइजर। यहाँ आपको मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था के लिए भी राज्य स्तर से निर्देश दिए गए हैं। ब्लॉक समन्वयक की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी कि वो आपके ग्राम पंचायत तक, वो अलग अलग जिले में अलग अलग उसका प्रोसीजर है, तो जिस जिले की जैसा प्रोसीजर है उसके हिसाब से जिला और ब्लॉक की टीम आपके मास्क की व्यवस्था, आपकी जो मास्क और सैनिटाइजर की जो सुरक्षा किट की बात है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। यहाँ यह भी बता देता हूं मैं आपको कि राज्य कार्यालय से स्पष्ट निर्देश है, इस काम को करने के लिए ब्लॉक पर आप लोगों को नहीं जाना है। यह हमारे जिले और ब्लॉक की जवाबदेही थी कि हम इस काम को आपकी ग्राम पंचायत के माध्यम से आप तक पहुंचा पाएं। कुछ जिलों की शिकायत है कि अभी तक आपको सुरक्षा किट और आपके जो आईडी और पास हैं वो नहीं मिल पाए हैं। हम आज की आपकी मीटिंग के पश्चात सारे जिले समन्वयक और ब्लॉक समन्वयक के साथ जो बैठक कर रहे हैं उसमें भी हम उनको निर्देशित करेंगे कि आपके आईडी कार्ड और सुरक्षा किट आपको निश्चित रूप से जल्दी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद अतुल सर। एक और सवाल जो है वो नरेगा में मेड के तौर पर जो संलग्नता की जा सकती है स्वच्छाग्रहियों को, उसमें थोड़ा क्लैरिटी प्रदान करें कि एग्जैक्टली स्वच्छाग्रही कैसे वो सिचुएशन क्रिएट कर सके अपने फेवर में, मेड कार्य वो अपनी संलग्नता को इंश्योर पाए। ये काफी सारे स्वच्छाग्रही की तरफ ये सवाल आया है। जी तो जी सर, 5 मिनट बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वाली मीटिंग रिज्यूम करेंगे इसी पे, ठीक है ना? ठीक है।
जैसा शाश्वत जी ने मैट के बारे में आप लोगों का जो प्रश्न था उसके बारे में बताने का आग्रह किया है, यहाँ हमें यह समझने की जरूरत है कि मैट से तात्पर्य क्या है। मैट से तात्पर्य यह है कि जब गांव में रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ होते हैं तब 40 मजदूरों पर एक मैट की नियुक्ति की जाती है। उस मैट को अर्ध कुशल मजदूरी के रूप में जो मानदेय होता है वो मिलता है। तो यहाँ हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जब गांव में मजदूरी पे लोग काम पे जाएंगे, लोग काम की डिमांड ग्राम पंचायत से करेंगे, तब ग्राम पंचायत काम चालू करेगी और उस समय आपको मैट के रूप में संलग्न किया जाएगा। तो प्राइमरी स्टेज पर आपको लोगों को रोजगार की जो मांग पैदा करनी है, आपको वह काम करना है। जब रोजगार की मांग पैदा हो जाएगी, ग्राम पंचायत से लोग काम की मांग करेंगे, ग्राम पंचायत काम खोल देगी, उस समय आपको एक साइट या 2 साइट पर भी मिलाकर 40 मजदूरों पर एक मैट रखने का प्रावधान है, तब वह काम करता है। यहाँ मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, राज्य स्तर से निर्देश जिला स्तर को दे दिए गए हैं। अब हम जिला स्तर की टीम से अनुरोध करेंगे कि ब्लॉक तक या ग्राम पंचायत तक स्वच्छाग्रहियों को मनरेगा में जोड़े जाने के लिए स्पष्ट और सटीक निर्देश अपने स्तर से भी निकालकर ग्राम पंचायत तक वो दिए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद अतुल सर। शाश्वत जी सर, YouTube के 2 क्वेश्चन है, वो भी ले लो। कि क्या पहला कि नोटों को कोरोना हो सकता है क्या, इसका जवाब मैं ही दे देता हूं। जी सर। कि बात नोट की नहीं है, बात हर एक चीज की है जिसके संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आता है तो नोट को कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन नोट के माध्यम से आपको हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जो चीज भी संपर्क में किसी के आई है, अगर उसको आप छूते हैं और उसके बाद छूने के बाद अगर आप हाथ साबुन से सही से नहीं धुलते हैं तो फिर आपको भी हो सकता है। अलग सतह पे अलग अलग समय तक रहता है। कागज पे 2 से 3 दिन रह सकता है, प्लास्टिक पे 5-6 दिन रह सकता है, लोहे पे 7-8 दिन रह सकता है, लेकिन यह है कि सब पे अमूमन कुछ न कुछ समय तक रहता है। ओके, थैंक यू सर। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। तो आप तो स्वच्छाग्रही हैं ही, तो प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र यहाँ जरूरत नहीं है आपको। जैसे ही आपने स्वच्छाग्रही के रूप में काम किया तो आपका तो ऐसे ही लग गया है कि आप काम कर रहे हैं, आपके नाम का ऑर्डर, आपके नाम का ऐप है। और जब भी कोई ऐसा प्रशिक्षण आपको यहाँ बुला के दिया जाएगा तो उसका आपको जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद सर। और जब आप देश को सेवाएं दे रहे हैं किसी विभाग के माध्यम से, तो आपको बार बार अपने को प्रशिक्षित करते रहना है। आपके सारे जिला समन्वयक सर मैडम, ब्लॉक समन्वयक सर मैडम अपने आप को करते रहते हैं, विकसित करते रहते हैं। ये हम सबका एक नियमित गुण है और ये आपको भी विकसित करना पड़ेगा अपने अंदर। इसके लिए कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये मैं समझता हूं। एक और सवाल है जो बलराम राठौर साहब नीमच से करते हैं। 5000 से कम जनसंख्या है उनके ग्राम पंचायत की और उनका पंजीयन भी नहीं हुआ है। तो क्या इस सिचुएशन में उनका संलग्नता पॉसिबल है? इस केस में मैं आंसर देना चाहूंगा कि ये एक जिला स्पेसिफिक, जनपद स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये राज्य से पॉलिसी स्पेसिफिक नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसमें आप अपने जी सर, राजेश जी को कनेक्ट करो। सर ये नीमच से सुशील सर है वहां। अच्छा, सुशील जी, देखो हैं सुशील जी। सुशील सर हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो मैं इसमें आपको ये कह सकता हूं राठौर सर कि आप जनपद पंचायत पे ब्लॉक समन्वयक सर मैडम जो भी हैं आपके वहां पे, या फिर जिला समन्वयक सुशील दोराया सर हैं, आप उनसे संपर्क करिए। प्रावधान बहुत क्लियर है, जनसंख्या बेसिस पे नहीं है। हम परिवार बेसिस पे स्वच्छ भारत मिशन में काम करते हैं और जहां पे परिवार 1500 से ऊपर है हम वहां पे 2 स्वच्छाग्रही की संलग्नता का अलाउ कर रहे हैं। तो आप इस आधार पे नियुक्त हो सकते हैं। और मैं कई सारे स्वच्छाग्रही साथी जो हैं वो नियुक्ति शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो मैं इसमें एक क्लैरिटी आपको बहुत आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। देखिए ये कोई नियुक्ति नहीं है ये, और इसलिए कोई सैलरी या वेतन भी आप इसको नहीं मान सकते। ये एक मानदेय आपको दिया जाता है आपके वॉलंटियर या स्वयं इच्छा से जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए। जी जी जी।
आप जो अपना स्वेच्छा से जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो विभाग के लिए जो अपने सेवाएं प्रदान करते हैं, उसके आधार पर आपको एक मानदेय दिया जाता है। इसीलिए जब आपकी सिलेक्शन होती है तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया भी फिक्स नहीं किया जाता है कि इनको रखना है, इनको नहीं रखना है, इस आधार पर नहीं किया जाता है। आप अगर अपने सेवाएं देने के लिए राजी हैं तो आपको संलग्न किया जा सकता है। मान लीजिए अगर कहीं पे एक से ज्यादा स्वच्छाग्रही अपने सेवाएं देने के लिए आगे आते हैं तो उस केस में कुछ चीजों को देखा जाता है, जैसे कि क्या स्वच्छ भारत मिशन में पहले भी आपने काम किया है, क्या आपने जी, इस प्रकार की चीजों को ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये कतई नहीं है कि ये कोई नियुक्ति है और इसके बदले में वेतनमान दिया जाना चाहिए। अच्छा, अब सिंपली एक मानदेय है। जी ठीक है सर, शाश्वत थैंक यू। अब इसमें दो चीजें और हैं कि एक जो अभी हम लोगों ने जितने भी सेशन लिए ज्यादातर उसमें सवाल जो अभी आ रहे हैं वो उसमें सबके जवाब हैं, जैसे कोरोना किस चीज पे रहता है, किस चीज पे नहीं रहता है, कितने दिन तक रहता है, हमें मास्क कैसे पहनना है, ठीक है। और कुछ ऐसे सवाल हैं जो थोड़ा अलग और मतलब कि उसको बताना जरूरी है कि इस तरीके के सवाल मतलब कि पूछने की जरूरत नहीं है कि 2008 में जो मेट जुड़े थे वो इसका विरोध करेंगे नहीं करेंगे। आपका ये काम नहीं है कि कौन विरोध करेगा नहीं करेगा। आपको सरकार ऑर्डर दे रही है तो उस ऑर्डर के तहत आपको जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह के सवाल या इस तरह के चीजों में आपको नहीं पढ़ना है। हम अपने इच्छा से अपने गांव को साफ सुथरा रखने में, माहौल बनाने में मदद कर रहे हैं, हमें वही देखना चाहिए। कौन विभाग क्या बोलता है, कैसा बोलता नहीं, हमें हमारे स्वच्छ भारत मिशन में जो भी आपसे कोऑर्डिनेट करता है जिला या जनपद स्तर से, वो आपको आपके हिसाब से आपको ऑर्डर बताएगा, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। तो ये चीज नहीं जाना कि कौन विरोध करता है कौन नहीं करता है। आप लोग माहिर लोग, काम किए हुए लोग हैं, ठीक है। ओके, एक सवाल है सर, एक सवाल अगर आप अलाउ करो तो सर, शेषमान राठौर जी की तरफ से आया है। ये सवाल ये है कि क्या मेट के तौर पर आजीविका मिशन के महिलाओं को भी अपने सेवाएं दे सकेंगे सर? अभी फिर वो अलग सवाल है। अभी आप अपने सिर्फ सवाल पे रहिए, है ना। ये दूसरे डिपार्टमेंट में आपको जो ऑर्डर मिला, हमने जो बताया, आपको स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करना है। अगला जो काम होगा वो आपको मेट के थ्रू जोड़ा जाता है। बस ये दो ही बातों पे हम रहेंगे, ठीक है। अतुल सर, मैं चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक तो मैं चाहूंगा कि आप नागेश सर को होस्ट बना दीजिए। साथियों, जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ इस समय यूनिसेफ मध्य प्रदेश से वॉर्ड ऑफिसर नागेश्वर पाटीदार सर जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा नागेश्वर पाटीदार सर से कि क्लोजिंग रिमार्क के तौर पर वो हम सबको स्वच्छाग्रही के तौर पर किस प्रकार कार्य करना है उसका मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। पाटीदार सर, ओवर टू यू। सर को होस्ट बना दीजिए सर को। कर दिया। ठीक है, ओके। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो प्रेजेंटेशन देखा और काफी क्लैरिटी आप लोगों को आई होगी कि क्या क्या हमारे काम है और क्या महत्वपूर्ण व्यवहार है जिसको हमें समुदाय में प्रसारित करना है बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि हमारे 3 महत्वपूर्ण रोल है बेसिकली। पहला एक रोल है जो एक सशक्त प्रचारक के रूप में है बेसिकली सही चीजों का समुदाय में, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि अपने समुदाय में कोरोना को लेकर के जो सही चीजें हैं उनको प्रसारित करिए और जो भ्रम और भ्रांतियां हैं उसको दूर करिए, क्योंकि अभी भी रोज हमें काफी सारे भ्रम अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से मिलते हैं और लोग उसको सही मान लेते हैं बेसिकली। तो हमारा प्रमुख रोल ये है कि हम जो वो भ्रम समुदाय में फैलते हैं उसको दूर करें। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण काम है कि हम ग्राम पंचायत के लिए एक सहयोगी के रूप में वहां पर है। तो हमें ग्राम पंचायत में मुख्य रूप से जो वर्क साइट है, खास करके मनरेगा के काम करने के स्थान है या फिर पानी लेने का स्थान है या फिर राशन लेने के स्थान है, वहां पर सामाजिक दूरी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो एक काम करना है, हमें ग्राम पंचायत को मदद करना है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो वर्क साइट है वहां पर हैंड हाइजीन जो है, हाथ की स्वच्छता है, खास करके साबुन से हाथ धुलाई है, उसको प्रमोट करना है और ये इंश्योर करना है कि जितने भी मजदूर भाई बहन वहां पर काम कर रहे हैं वो अपने हाथ अच्छे से साफ करें, बीच बीच में साफ करते रहें
ताकि एक दूसरे से उनको इन्फेक्शन ना फैले। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू अभी सामने आ रहा है कि हमारे गांव में काफी सारे अलग अलग जगह जो मजदूर भाई गए हुए थे पलायन करके, वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर वो हैं अभी वहां पर स्थिति बहुत दयनीय है, वहां पर काम नहीं चल रहा है, तो वो लोग वापस आने वाले हैं। और जब वो वापस आने वाले हैं तो हो सकता है कि मतलब अपने साथ वो संक्रमण लेकर के आए, तो जैसे ही वो वापस आए वहां पर उन्हें कुछ समय आइसोलेट रहने की जरूरत है, तो वो व्यवस्थाएं करने में भी हमें ग्राम पंचायत की मदद करना है। तो जितने भी माइग्रेंट लेबर है बेसिकली जो बाहर से आ रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं में भी हमें मदद करना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा काम है। तो पहला काम है आपको सही चीजें प्रसारित करना, दूसरा काम है आपको ग्राम पंचायत को ये 3 व्यवस्थाएं करने में मदद करना। ठीक है, चौथा एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो लोग कर रहे हैं। अभी भी स्वच्छाग्रही, काफी सारे स्वच्छाग्रही के मैं अपडेट सुनता हूं जिन्होंने पिछली बार ट्रेनिंग लिया था, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। खास करके लोगों को श्वसन स्वच्छता के लिए मास्क का वितरण, लोगों को जनरल पब्लिक को हैंड वॉशिंग सिखाना, ग्राम स्तर पर ग्रुप हैंड वॉशिंग स्टेशन की स्थापना करना। तो ये एक महत्वपूर्ण काम है जो स्वच्छाग्रही कर रहे हैं। और आप सभी से भी गुजारिश है कि ये अब जो श्वसन स्वच्छता है, खास करके मास्क लगाना, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनने वाला है। तो इसको हमें लागू करने में प्रयास करना चाहिए और लागू करने के लिए जो भी मदद हो सके वो करना चाहिए। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो उसको हमें मदद करना है। और चौथी एक महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि अभी मैं भी काफी सारे जगह स्थानों पर जाता हूँ सुबह सुबह, और मैं देखता हूँ कि जितने भी लोग सेवा देने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये इग्नोर करते हैं कि उनका खुद का जो सुरक्षा है, जो उनका जो खुद का स्वास्थ्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो जो इग्नोरेंस है वो बहुत ज्यादा अभी मेरे को देखने को मिलता है। और मैं काफी बार जिन भी लोगों से मिलता हूँ रोज सुबह, उनको सबको ये बताता हूँ कि आपको अपनी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रखना है। तो आप सब कोशिश करिए कि जो चीजें आप लोगों को बताते हैं कि मास्क लगाना है पूरी तरीके से, जिसमें नाक और मुंह दोनों ढकना है, हाथ साबुन से बार बार धोना है, थूकना नहीं है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताते हैं, लेकिन ये सब चीजें खुद फॉलो नहीं करते हैं कई बार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये आपके खुद की जिंदगी के बारे में है, तो इसीलिए आप खुद इसका पालन करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड इश्यूज है, जहां तक अभी तक परिचय पत्र नहीं मिला है या किट नहीं प्राप्त हुआ है, उसको लेकर के मैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से गुजारिश करूंगा कि ये लगभग 1.5 महीना हो गया है हमें ये बातचीत करते करते, और इसको लेकर के आदेश भी है, आईसीएस महोदय ने भी सबको निर्देशित किया है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें रुकावटें क्या है। तो अगर कुछ स्वच्छाग्रही भाई और बहनों को ये व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई है तो जल्दी से जल्दी, खास करके अगले 2-3 दिनों में ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी लोगों को हमने एंगेज किया है उन्हें ये सब व्यवस्थाएं मिल जाए और उनको आईडी कार्ड मिल जाए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट में सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा कि जितने भी अच्छे काम आप करते हैं उसको डॉक्यूमेंट करने की बहुत आवश्यकता है। मतलब जो भी आप करते हैं उसका पोस्ट करिए, क्या किया है उसके बारे में 1-2 लाइन लिखिए। तो कई बार हम देखते हैं कि एक बंदा है जो 10-15 पिक्चर भेज देता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, किस गांव का रहने वाला है, वो हमें शायद समझ में नहीं आता है। तो उस तरीके से आप कंपाइल करिए। मैं डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से फिर से निवेदन करूंगा कि कुछ जिलों ने बहुत प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन किया है। रतलाम जिले का एक डॉक्यूमेंटेशन है जो सबके साथ हमने शेयर भी किया है। उन्होंने स्वच्छाग्रहियों ने क्या क्या कमाल किया है उसका एक बहुत बढ़िया बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन किया है। तो आप भी अपने यहाँ पर जो जो अच्छे काम हो रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन करके यहाँ पर राज्य स्तर पर साझा करिए। राज्य स्तर पे आप SWSM पे साझा कर सकते हैं, साबिर इकबाल, शाश्वत, अतुल जो हमारे कलीग हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, तो ताकि हम जो कंपाइलेशन करेंगे पूरा उसके ऊपर उसको हम ले पाएंगे। तो कृपया करके ये सब चीजें ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। और मुझे खुशी है कि पिछले 1.5 महीने में जितना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट स्वच्छाग्रहियों ने, हमारे प्रदेश के स्वच्छाग्रहियों ने अपने ग्राम पंचायतों में दिखाया है, वो अपने आप में एक उम्दा एग्जाम्पल है दूसरे राज्यों के लिए कि कैसे हम प्रोडक्टिव होकर के ग्रामीण स्तर को इस कोरोना की महामारी से बचा सकते हैं। तो इसे लगातार करने की आवश्यकता होगी, कुछ और समय तक हमें इसे झेलना पड़ेगा। तो शायद हमें इस कोरोना के साथ जीने के लिए तैयार करना है समुदाय को, तो उसका सबका जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है।
तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके काफी सारे सवाल थे दोनों जगह पर, यूट्यूब में और यहाँ पर भी कुछ काफी सारे सवालों के जवाब दे दिए गए हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में शायद इस प्रशिक्षण के बाद भी आएंगे, खास करके कोरोना से संबंधित जो मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शन है। तो इसमें मैं आपको एक ही चीज सुझाऊंगा कि जो वेबसाइट्स आपको बताई गई है, जो सही स्रोत बताए गए हैं, वहां से जानकारी प्राप्त करिए। और अगर कोई ऐसा मिथ्स है जो फेल रहा है तो उसको लेकर के अपने विकासखंड समन्वय या दूसरे लोगों से जानकारी प्राप्त कर लीजिए, ताकि आप जो है कोई भ्रमित जानकारी लोगों को ना दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रशिक्षण में आने के लिए, और हमें विश्वास है कि आप अच्छे से अपने समुदाय को तैयार करेंगे इस महामारी से लड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी अतुल, ओवर टू यू। जो इस ग्रुप पे जुड़े हुए हैं सबको मैंने अभी एक लिंक भेजा है। ये लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ग्रुप पे मैं अभी डाल देता हूँ। और ये पोस्ट टेस्ट है, जितने लोगों ने ट्रेनिंग लिया इसको भरना अनिवार्य होता है, तो इसको आप भर दीजिएगा। और इस लिंक को YouTube में भी शेयर किया जा रहा है। YouTube में भी आप साथियों देख सकते हो, मैंने अभी भी शेयर किया है। इसमें जाएं और इस टेस्ट को अपीयर करें। 14 सवाल हैं, 14 सिंपल सवाल, 5 मिनट में आपके सभी स्वच्छाग्रही साथी इसको जरूर करें। इससे आपके प्रशिक्षण को पूर्णता मिलेगी। सर ओके, अब एक काम करते हैं कि आप ये 2 मिनट और बचे हैं, हम लोग इस सत्र को यहाँ खत्म करते हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर इस सत्र में रहेंगे और स्वच्छाग्रही भाई लोग अब यहाँ से साइन आउट कर जाएंगे। आप सभी को धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। हम आशा करते हैं कि जल्दी दोबारा हम लोग फिर इसी तरह से मिलेंगे और अपने काम में और गति लाते हुए हम अपने समुदाय को जागरूक करेंगे और एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करेंगे। धन्यवाद। फिर से दोहरा दूंगा सर की बात। स्वच्छाग्रही साथियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आप लोगों को अनुमति लेनी चाहिए। आगे की जो मीटिंग है वो जिला समन्वयक और ब्लॉक समन्वयक साथियों के साथ होगा। तो कृपया सभी जिला समन्वयक साथी और ब्लॉक समन्वयक साथी अपने आईडी के साथ चैट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जिला समन्वयक सर मैडम जो हैं, आप अगर चैट बॉक्स में अपना मेंशन कर पाए तो हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। जब भी आपके साथ बात करना होगा हम आपको अनम्यूट कर पाएंगे। ठीक है, एंड करते हैं। जो लोग YouTube पे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं वो लोग अब ज्वाइन कर लें, अब ज्वाइन कर सकते हैं उसी लिंक पे। जो लिंक ऑलरेडी आपको पहले भेजा गया था उस लिंक पे ज्वाइन करें आप। अभी भी स्वच्छाग्रही साथी सर साइन आउट नहीं किए हैं क्योंकि नंबर घट नहीं रहा है, 498 497 नहीं है। सभी स्वच्छाग्रही साथियों से मेरा निवेदन है कि ये मीटिंग आप लोगों के लिए अंत हो चुका है। कृपया अब आप लोग अपने अपना कार्य पे लीव मीटिंग का बटन दबा दें, लीव मीटिंग का बटन दबा दें और आगे बढ़ें। ठीक है ना? नीचे लीव मीटिंग का बटन है, उसको क्लिक कर ले तो आप यहाँ से आज वापस जा पाएंगे और अपना अपना कर्म क्षेत्र, अपने परिवार को समय वापस दे पाएंगे। हम शीघ्र ही वापस मिलेंगे कुछ दिनों में। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे हम लोग। सभी जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक साथी प्लीज रहें आप लोग। आपके साथ मीटिंग अभी आगे बढ़ेगी। 2 मिनट में मीटिंग शुरू कर रहे हैं।